5 लड़कों का कहा था ये कम आवाज आएगा। अब ये तो आप ही देख लीजिएगा। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। और हम लोग जो है आज बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्टार्ट करेंगे। कौन सा विषय ले रहे हैं? यहाँ पर टॉपिक ले रहे हैं कम उम्र की लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर क्यों बढ़ रहा है, और ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी और जो भी जानकारी है सभी हम लोग लेंगे, है ना। पहले ही आप लोग आज सुबह भी बता चुके थे कि आज क्लास आप लोगों की लगभग 6 बजे के आसपास, तो थोड़ा सा लेट हो चुका है, कोई बात नहीं है, हम लोग आ जाते हैं, है ना। स्टार्ट कर लें, आ रहे हैं आप लोग साथ साथ। और सबसे पहले आप लोगों के लिए थोड़ा सा गाइडलाइन, है ना। ये तो हेडिंग लाइन आप लोगों के लिए मिल ही रहा है कि हेडिंग लाइन तो 2-3 दिन से आप लोगों के लिए मिल रहा है करंट अफेयर्स के अंतर्गत। यहाँ पर जो है सबसे पहला क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों से एक निवेदन है, और निवेदन क्या है आइए देख लेते हैं। निवेदन के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि यह वीडियो जो है केवल क्या है जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया किसी भी प्रकार के अभद्र असंवेदनशील टिप्पणी ना करें, है ना। सबसे पहले आपको सूचना दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जानकारी के अभाव, सामाजिक दबाव और झिझक के कारण यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। और यह बीमारी क्या है? और बीमारी है ये ब्रेस्ट कैंसर है ना। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और महिला मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि समय रहते जागरूकता फैल सके और जीवन को जो है बचाया जा सके, है ना। तो हम लोग जो है सभी बातें करेंगे, यहाँ पर सभी बातें लेंगे, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है, खास करके जो है अभद्र और असंवेदनशील टिप्पणी ना करेंगे, ठीक है। यदि लाइव में अभद्र टिप्पणी आएगी तो जहां पर अभद्र टिप्पणी आएगी वहीं पर क्लास को जो है रोक देंगे। ठीक है सर, क्लास स्टार्ट कर ले, क्या कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर, चलिए चलिए। सोनू पांडे जी आ रहे हैं, सुबह सुबह भी रहते हैं, अभी भी आ चुके हैं ना। तो चलिए, और आप लोगों से बोले थे कि आप लोग आइएगा, ठीक है। और अमित जी आ चुके हैं। चलिए, जो आ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, है ना। और साथ साथ जो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और आप लोग जानकारी के हिसाब से ये प्रश्न हम लोग तैयार करेंगे। और यहाँ से कुछ कुछ प्रश्न भी पूछा जाता है, तो जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिम्टम्स देखते हैं, है ना। स्टार्ट कर लेते हैं सिम्टम्स से ही। और सिम्टम्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होता है जो कि पाया जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्तन के आकार, आकृति या स्वरूप में परिवर्तन। यदि किसी प्रकार का आकार, आकृति या स्वरूप में परिवर्तन हो रही है तो दिक्कत वाली बात है। स्तनों के ऊपर की त्वचा में बदलाव, जैसे कि त्वचा पर गड्ढे पड़ जाना, या संतरा दिख रहा है तो संतरे के छिलके के जैसे आपको दिखने, लाल जो होता है लाल दिखना, इस प्रकार से ये सब सिम्टम्स है। आपको जो कह सकते हैं कि ये सिम्टम्स है कि स्तन के आकार, आकृति या स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। जो पहले से स्वरूप था उसके बाद जो है कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें जो है एक तरह से अच्छे से देखने की आवश्यकता होती है कि उसके ऊपर की त्वचा में बदलाव हो, या त्वचा पर गड्ढे पड़ जाना, या संतरे के छिलके जैसे दिखने लगना, या स्तन की त्वचा का छिलना। हो सकता है कि उस जगह जो है त्वचा जो है छिलने लगे, या पपड़ी उतरना, या पड़क बनना, या झरना। जैसे कि आप देखते हो कि जो महिला होती है यहाँ पर जो है निपल्स होता है, और निपल क्या होते हैं अंदर की ओर जो है ना। नॉर्मल इस तरह से होता है, और नॉर्मल के बाद नॉर्मल आप देखते होंगे, और नॉर्मल के अंदर बाद क्या होता है अंदर की ओर धंसना, है ना। या कह सकते हैं कि आप एक परत बन जाना, निपल के पास क्या होता है परत बन जाना, या पपड़ी बनना। ये सब कोई भी लक्षण देखे तो ये सब देखने पड़ता है, आपको सिम्टम्स के अंतर्गत आता है। ये किसका? ब्रेस्ट कैंसर के आपको सिम्टम्स के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले समझेंगे, सभी बात को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक तो सिम्टम्स देखें, और सिम्टम्स के साथ साथ देखते हैं कि क्या जोखिम बढ़ाती है, ऐसा क्या क्या हो रहा है जो जोखिम बढ़ती है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर से, है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर में जो जोखिम बढ़ने का खास करके कारण देखने को मिलता है, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? बढ़ने वाले क्या क्या कारक है कि जो कि आपको बढ़ाता है किसको? स्तन कैंसर को। तो स्तन कैंसर का जो है पारिवारिक इतिहास, यदि किसी को भी किसी भी
महिला को या जो भी युवती हैं उनको, उनके परिवार में यदि किसी को भी हो सकता है, उनकी माँ को हो सकता है, उनकी दादी को, या हो सकता है उनका लेना है ब्लड रिलेशन, नानी को, है ना, कहीं पे भी यदि आ रहा है क्या कैंसर की बीमारी है, तो उनको जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है ना। ये जोखिम बढ़ाता है, ऐसा नहीं कि होगा ही, श्योर नहीं है कि होगा ही, लेकिन जोखिम बढ़ सकती है, होने की संभावना रहती है। स्तन कैंसर के पारिवारिक इतिहास क्या रहा है, स्तन कैंसर का व्यक्तिगत इतिहास भी देखा जाता है। व्यक्तिगत इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या कि यदि किसी को एक ब्रेस्ट में जो है कैंसर हुआ था, तो उसके दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर इसी वजह से लिखा हुआ है कि स्तन कैंसर का व्यक्तिगत इतिहास क्या रहा है और स्तन संबंधी बीमारियों का व्यक्तिगत इतिहास क्या है। ठीक है, तो स्तन संबंधी यदि किसी प्रकार की बीमारी है, ऐसा भी हो सकता है कि स्तन संबंधी किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है ना। यदि स्तन संबंधी किसी प्रकार की बीमारी है, तो वैसे भी व्यक्तियों को जो है, खास करके जो महिला है, युवती को ध्यान रखने की आवश्यकता है। कम उम्र में मासिक धर्म शुरू होना, वैसी महिला जिनको की कम उम्र में मासिक धर्म शुरू हो चुका है, उनको भी जो है कैंसर होने की संभावना बनी हुई होती है। अधिक उम्र में रजोनिवृत्ति, ये सब पॉइंट आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे। अब ये क्लास है बायोटेक्नोलॉजी का, ये ध्यान रखना है कि क्लास किस चीज का चल रहा है। क्लास चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, बायोलॉजी का नहीं चल रहा है ना, अच्छे से, क्योंकि बायोलॉजी में जो बात आप पढ़ चुके हैं वो बात का यहाँ पर क्या होगा, उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, है ना। तो रजोनिवृत्ति आप जानते होंगे, मासिक धर्म जानते होंगे, सभी बात जानते होंगे। तो कम उम्र में जो है मासिक धर्म यदि शुरू हो चुका है, तो उनको जो है जोखिम रहता है, कैंसर होने की संभावना होती है। या अधिक उम्र में रजोनिवृत्ति की जो शुरुआत होती है, यहाँ पर भी जो जोखिम बना हुआ है, तो जोखिम हम लोग अभी ले रहे हैं। स्तन के उत्तक यदि घने होते हैं, तो यहाँ पे भी जो है जोखिम होता है, क्या चीज का, स्तन कैंसर का होने की संभावना होती है। यदि स्तन के उत्तक क्या होते हैं, घने लिखा हुआ है, ठीक है, तो घने होते हैं, तो यहाँ पर भी बना हुआ रहता है, जोखिम रहती है। शराब पीना, खास करके यदि कोई महिला ऐसी भी है यदि शराब का कह सकता है कि सेवन करती है, तो उनको भी जो है जोखिम रहता है किसका, स्तन कैंसर का होने की संभावना होती है। अधिक उम्र में पहली संतान का जन्म होना, देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है। अधिक उम्र में यदि कोई महिला ऐसी है कि जिनको की अधिक उम्र में संतान का जन्म दे रही है, तो उनको भी जो है ये संभावना जोखिम बढ़ी हुई रहती है, जोखिम कह सकते हैं, ये सब जोखिम के अंतर्गत आ रहा है। आनुवंशिक डीएनए में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन जो कि कैंसर को खतरा बढ़ाते हैं, यदि आनुवंशिक डीएनए किसी प्रकार का परिवर्तन है, तो यहाँ पर भी जो है खतरा बना हुआ रहता है। रजोनिवृत्ति के दौरान जो है हार्मोन थेरेपी, यदि हार्मोन थेरेपी हुआ है रजोनिवृत्ति के दौरान, तो यहाँ पर भी खतरा बना हुआ रहता है। यदि मोटापा है, ठीक है, यदि शरीर जो है मोटापा है, तो मोटापा भी है, तो यहाँ पर भी जोखिम बढ़ा हुआ रहता है। और विकिरण के संपर्क में आने पर भी जो है जोखिम बढ़ा हुआ रहता है। तो ये था जोखिम था, और ये सब सभी बात आप समझ रहे होंगे, कि सभी बात आप समझ रहे होंगे, है ना। चलते हैं हम लोग, अब देखिए, ये तो आपको सिम्टम्स बता चुके हैं और क्या बता चुके हैं आपको, जोखिम क्या जोखिम होती है। लेकिन सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर पर जाने से पहले हम लोग को समझना होगा, क्या समझना होगा, कि कैंसर को समझना होगा कि कैंसर है क्या। कैंसर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई क्या कहते हैं शरीर में, आप देखिए एक एक बात करेंगे, एक एक फैक्ट पर बात करेंगे, और समझना है सबसे पहले कि कैंसर होती क्या है। तो कैंसर क्या होती है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कोशिका विभाजन के माध्यम से कोशिकाओं का क्या होती है, अनियंत्रित अनावश्यक जो है वृद्धि होती है। लिखा हुआ है अनकंट्रोल अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल थ्रो, कह सकते हैं कि आपको सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन होती है, देखिए सेल डिवीजन होती है ऐसे नॉर्मल वे में सेल डिवीजन होती है ना, तो सेल डिवीजन तो आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनकंट्रोल है। ये जो ध्यान रखेंगे, ये क्या है, अनकंट्रोल है और अननेसेसरी है, इसकी आवश्यक नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और हिंदी में भी लिखा हुआ है कोशिका विभाजन के माध्यम से कोशिकाओं की अनियंत्रित अनावश्यक वृद्धि को जो है क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। कोशिका विभाजन जरूरी है, लेकिन अनियंत्रित हो जाए तो ये जो है कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, हम लोग इमेज पे समझेंगे, सभी बात को समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और जैसे ही ये आप समझ रहे हैं कि कोशिका क्या होती है, अनियंत्रित होती है, अनावश्यक होती है, तो इन कोशिकाओं को बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है, इन कोशिकाओं को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वे स्वस्थ कोशिकाओं को क्या कर लेती है, भोजन खा लेती है। अब देखते हुए कि जिनको कैंसर हो जाता है उनका वजन लगातार जो है कमता चल जाता है ना। तो सभी बात करेंगे, बिना किसी एक्सरसाइज का यदि लगातार वजन कम रहा है, तो यहाँ पर भी जो है खतरा है। ठीक है, लक्षण हम लोग देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। जो नॉर्मल लक्षण होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो कैंसर समझ में आ चुका होगा, कैंसर क्या है, कैंसर कुछ नहीं है, कोशिका विभाजन जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनियंत्रित है, अनावश्यक है, जरूरत नहीं है,
तो जरूरत नहीं होती है, कैसे अनावश्यक आ जाती है वो भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कैंसर का जो कह सकते हैं कि कॉमन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको, कॉमन जनरल आपको सिम्टम्स। सबसे पहले वहां पर जो सिम्टम्स बात किए थे वो स्तन कैंसर पर सिम्टम्स बात किए थे, स्तन कैंसर पर जाएंगे, लेकिन हम लोगों को समझना क्या होगा, सबसे पहले समझना होगा कि कॉमन जनरल क्या सिम्टम्स होते हैं। तो कॉमन जनरल सिम्टम्स यदि जान लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग को समझना आसान हो जाएगा, स्तन कैंसर को भी समझना आसान हो जाएगा। तो स्तन कैंसर पर हम लोग जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड चल रहा है, और बैकग्राउंड इसीलिए वजह से बताए थे कि आपको क्लास जो है थोड़ा सा डीप क्लास जाएगा, ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर ऊपर बात करके निकल जाएंगे। क्लास अच्छे से लेंगे, और क्लास अच्छे से लेने का मतलब है कि कॉमन जनरल सिम्टम्स को भी हम लोग समझेंगे। तो कॉमन जनरल सिम्टम्स के अंतर्गत, और ये बार बार बोल रहे हैं कि आपको ये सामाजिक जागरूकता के लिए बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ट्यूमर, ट्यूमर के बारे में हम लोग देखते हैं, कोशिकाओं की संख्या जो है असामान्य वृद्धि, यदि कोशिकाओं की संख्या जो है असामान्य वृद्धि होती है शरीर में कहीं पर भी यदि ट्यूमर बनती है, तो ये क्या है, एक तरह से सिम्टम्स के अंतर्गत आ रहा है, और ये कॉमन जनरल सिम्टम्स कह सकते हैं कि कॉमन सिम्टम्स के अंतर्गत आता है। किसका, कैंसर का। ये कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। यदि वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस बिना प्रयास किए वजन घटना, बिना प्रयास किए वजन घटना इस वजह से लिखे हैं, एक एक फैक्ट लिख दिए हैं आपके लिए कि समझना आपको आसान हो जाए। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, नहीं इधर उधर दौड़ रहे हैं, और अचानक वजन कम रहा है, वजन बताएंगे कैसे कम रहा है, ठीक है। अचानक वजन कम रहा है बिना कोई प्रयास किए हुए, बिना प्रयास किए वजन लगातार कम रहा है, तो ये जो है किसका सूचक देगा, ये सिम्टम्स देगा, ये सूचना देगी किसका, तो कैंसर का सूचना दे सकती है, ठीक है। और फटीग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फटीग मतलब क्या होती है, थकान होती है ना। और गंभीर थकान जो आराम से भी कम नहीं होती है। फटीग किसके लिए यूज किया जाता है, गंभीर थकान के लिए। खास करके फटीग शब्द देखिएगा कहां पर यूज किया जाता है, जो पायलट सब होता है वो लगातार प्लेन चला रहे हैं तो उसको बोला जाता है, फटीग के अंतर्गत बोला जाता है कि अभी आराम कर रहे हैं, फटीग की वजह से जो है वो एक तरह से आराम कर रहे हैं ना। तो गंभीर थकान है, गंभीर थकान जो आराम से भी कम नहीं होती है, ये जो है सिम्टम्स है, किसका सिम्टम्स है, ये कॉमन जनरल सिम्टम्स है आपको कैंसर बीमारी की। और यहाँ पर एक और लिखा हुआ है आपको, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है पेन, है ना। किसी विशिष्ट क्षेत्र में लगातार दर्द, जैसे पीठ दर्द, सिर दर्द या पेट दर्द, लगातार दर्द होना, किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक कोई खास पर्टिकुलर क्षेत्र पर जो है लगातार क्या होना, दर्द होना, जैसे कि पीठ दर्द, लगातार सर दर्द या पेट दर्द हो रही है, तो ये भी जो है सिम्टम्स किसका होता है, तो ये भी सिम्टम्स होता है कॉमन आपको जनरल कैंसर का सिम्टम्स होता है। और फीवर, खास करके फीवर जो है, फीवर को लोग जो है इग्नोर करता है ना, लगता है कि जनरल फीवर है। यहाँ पर फीवर, अब देखिए क्या हो रहा है, बुखार रात में, क्या है, बुखार या रात में पसीना आना जो बिना किसी ज्ञात कारण के आता हो, ठीक है, ऐसा कोई कारण नहीं है, और लगातार बुखार, आप दवाई खा रहे हैं और बुखार आपका ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। बुखार लगातार आपका बना हुआ रहता है, एक निश्चित समय पर बुखार आएगा और लगातार बुखार बना हुआ रहता है, और पसीना रात में क्या होती है, आपको पसीना आएगा, ठंड के समय में भी पसीना आ सकता है ना। तो बुखार या रात में पसीना आना, यदि इसमें किसी प्रकार का संभावना रहती है तो ये जो है लक्षण देता है, किसका लक्षण है, ये कैंसर का लक्षण है ना। डरने की बात नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं, फिगर पर भी समझते हैं। बहुत सारे छात्र तो है बीमारी के नाम से डर जाते हैं, तो जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। जानकारी नहीं रखिएगा तो कैसे दिक्कत, जानकारी रखिएगा तो ना, सही बात है। जानकारी के साथ साथ जो है यहाँ प्रश्न भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं पूछा जाता है, प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो अच्छे से इस प्रश्न को भी हम कवर करेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। आज तो आप लोगों के लिए जो है केवल क्या रहेगा, यहाँ से केवल कह सकते हैं कि थ्योरी है, लेकिन इसी पर जो है प्रश्न भी आप लोगों से देंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, वो नेक्स्ट क्लास में केवल वहां पर जो है एमसीक्यू करवाएंगे। यहाँ पर अब देखिए हम लोगों का जो कारण क्या है, अब ये जो परिवर्तन हो रहा है, खास करके किसमें परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है डीएनए में। तो डीएनए में परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, यहाँ पर समझेंगे कारण क्या बन रहा है। हम लोगों का जन्म जो होता है, सभी का जो मानव का जो जन्म हुआ है, किससे जन्म हुआ है, अंडाणु और स्पर्म के मिलने से जन्म होता है, और फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होती है, तो उसके बाद निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, और जब जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट से ही क्या बन जाता है, छोटा सा बच्चा का निर्माण होता है, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। तो छोटा सा बच्चा क्या, छोटा सा बच्चा है, और ये छोटा बच्चा ये बड़ा कैसे हो गया, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कोशिका का तो विभाजन होकर बड़ा बड़ा हो रहा है, कोशिका तो बन रही है ना। यहाँ पर पहले क्या था, पहले तो मान के चले कि आपको माता से और पिता से स्पर्म आ रहा है, और माता से क्या आ रहा है, अंडाणु आ रहा है, और यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होती है, इससे जायगोट का निर्माण होता है, और इससे बनता है, क्या बनता है, भ्रूण। जब बनता है तो भ्रूण के बाद क्या होता है, पूर्णतः स्वस्थ बच्चे का
आपको देखने को मिलता है, स्वस्थ बच्चा देखने को मिलता है। और स्वस्थ बच्चा जब होता है तो धीरे 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 क्या होता है, ये पूरी तरह से एडल्ट बनते हैं। और जब एडल्ट तो कैसे, छोटे से बड़ा कैसे बन गया, ये आया कहाँ से, बड़ा हुआ कैसे? तो बड़ा हुआ तो स्वाभाविक बात है, क्या कोशिका का निर्माण हुआ है, छोटे 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 धीरे धीरे कोशिका बना है, एक दिन में तो नहीं बना है, धीरे धीरे बना, प्रक्रिया धीरे धीरे हुआ है। तो ये जो निर्माण हो रही है, तो एक निश्चित वे में तो कोशिका विभाजन आवश्यक है, जरूरी है कोशिका का विभाजन, लेकिन अनावश्यक नहीं होनी चाहिए, अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। ये जो होता है अनियंत्रित जब होती है वो दिक्कत होती है। अब देखिए न्यूक्लियस, ये सब समझ रहे होंगे, ये सब बातें पढ़े होंगे, उम्मीद है हम ऐसा लेके चलते हैं कि जो समझ रहे होंगे सभी बातें आप बायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे, उन्हीं को ये बात समझ में आएगा। यदि बायोलॉजी आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि समझने में परेशानी हो, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो, ऐसा नहीं कि वीडियो समझ में कोई दिक्कत हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ, अरे चलिए ठीक है, यहाँ पे आते हैं, है ना। अब देखिए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलता है क्या, न्यूक्लियस में हम लोगों को देखने को मिलता है क्रोमोसोम देखने को मिलता है, और क्रोमोसोम में देखने को मिलता है क्या, इसी में जो पाया जाता है डीएनए, ठीक है। इसी को जब हम खींच के निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो इसमें डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। अब डीएनए, हम इस डीएनए को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। डीएनए की, इसी डीएनए का इमेज इस जगह लिया गया है, और इस जगह जो डीएनए देखिए यहाँ पर एक आपको एक स्पेशल देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसका पेन हम चेंज करते हैं तब आपको समझ में आएगा। व्हाइट लेते हैं, है ना, इससे व्हाइट लेंगे, समझ में आएगा आपको। ये देखने को मिल रहा है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। मोबाइल पर हमको देखना पड़ेगा कि हाँ, थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है। ये जो सभी डीएनए एक तरह से है, और यहाँ पर एक डीएनए जो है ये म्यूटेटेड कर गया है, म्यूटेशन यहाँ पर कर गया है। तो ये जो म्यूटेशन हुआ है यहाँ पर डीएनए पर, यहीं पर ये परिवर्तन, यदि डीएनए में म्यूटेटेड कर जाता है तो ये क्या लेता है, रूप ले लेता है, यही कैंसर का रूप लेता है ना। तो हम लोग जो है ये समझेंगे, इस बात को भी समझेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है। चलिए, अभी हो सकता है कि समझ में ना आ रहा होगा, है ना। एक बार फिर से हम लोग को इसको देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब देखिए क्या क्या काउज है खास करके कैंसर होने की। अभी ये नॉर्मल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल कैंसर कैसे हो सकता है, क्या क्या संभावना बनी हुई रहती है, कि कारण क्या बनता है, ठीक है। कारण हम लोग लेते हैं, काउज लेते हैं। यदि किसी प्रकार का स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, क्या, यदि आपको लगातार स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस जो है बीमारी का कारण बनती है। किस बीमारी का कारण बनती है, कैंसर बीमारी का कारण बनती है। म्यूटेटेड बताएंगे म्यूटेटेड कैसे होती है, ठीक है। लगातार यदि स्ट्रेस हो रही है, स्ट्रेस का जो है कारण वह है क्या, आपको कैंसर है। ये नॉर्मल कैंसर के बारे में अभी बात कर रहे हैं। स्मोकिंग यदि लगातार, और स्मोकिंग है दो प्रकार की होती है, एक्टिव होती है और पैसिव होती है, ठीक है। एक्टिव और क्या, पैसिव। एक्टिव पैसिव समझ में आ रहे होंगे। जो एक्टिव उसको बोला जाता है कि जो कि लगातार सुट्टा मार रहा है, ठीक है, तो उसको एक्टिव के अंतर्गत बोला जाता है। पैसिव किसको बोला जाता है, पैसिव स्मोकिंग किसको बोलता है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, आप उसके बगल में खड़े हैं, यहाँ पर भी जो है ये किसके अंतर्गत आता है, आप समझ रहे हैं, आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं तो आप धुआं ले रहे हैं, ठीक है। और ये धुआं जो है और खतरनाक है, एक्टिव वाले से ज्यादा खतरनाक किस, कौन सा है, पैसिव वाला है। यदि पैसिव के अंतर्गत कोई धूम्रपान कर रहा है, खास करके जो सिगरेट यदि पी रहा है, और सिगरेट पीने के अंतर्गत यदि आप आसपास में खड़े हैं, तो वहां पर आप भी क्या कर रहे हैं, उस धुआं को क्या ले रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं। और जैसे इनहेल कर रहे हैं तो ये जो है स्मोकिंग, ये स्मोकिंग और खतरनाक है, ठीक है, इससे ज्यादा, क्योंकि इसका बॉडी क्या है, इसका बॉडी तो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि लगातार ले रहा है, तो उसका बॉडी को तो पता है कि ये जो है, अब चलो धुआं के क्या कंट्रोल करेंगे। लेकिन यहाँ जो जिसका बॉडी नहीं ले रहा है, ये तो और खतरनाक है, उसका बॉडी जो है समझ ही नहीं पाता है कि ये कहां से आ गया है ना, तो उनके बॉडी के लिए और ये खतरनाक बन जाता है। तो स्मोकिंग खतरनाक है, कारण बनती है। यूवी रेज आप समझते होंगे, अल्ट्रावायलेट किरण, ये कैंसर का कारण बनता है। ये आपको नॉर्मल बात कर रहे हैं। उसके बाद केमिकल्स, और केमिकल्स पर आएंगे, रुकेंगे यहाँ पर। केमिकल्स, जो केमिकल्स के अंतर्गत यदि बात करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको, कार्सिनोजेनिक आपको केमिकल्स लिखा हुआ है। कौन सा केमिकल जो है खतरा का कारण है, तो कार्सिनोजेनिक केमिकल जो है खतरा का कारण है। ये जो है सीधे तौर पर जो है कैंसर का कारण बनता है। अब बात करते हैं, ये जो लिखा हुआ है कार्सिनोजेनिक केमिकल, ये पाया कहां पर जाता है, किसमें पाया जाता है, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो प्रोसेस्ड, आपको प्रिजर्व्ड जो फूड होती है, जो प्रोसेस्ड फूड होती है और प्रिजर्व्ड फूड होती है, मंगा के खा रहे हैं, टेंशन नहीं है लेना, डरना नहीं है, ठीक है। जो भी छात्र हैं डरना नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर है, बात कर लेते हैं। अब देखिए गांव घर में एक बात आपको बताते हैं कि गांव घर में जो है, जब आप रहते होंगे या कहीं पे भी, पहले क्या था, गेहूं को पिसवाया जाता था और पिसवा के जो है आटा का जो है सेवन किया जाता था। लेकिन अब फैशन का दौर में जो है, कह सकते हैं कि पैकिंग वाला जो आटा लिया जाता है, पैकिंग वाला आटा, हाँ, क्या लिया जाता है, खरीदा जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। गाँव घर में भी अब जो है पैकिंग वाला आटा व्यक्ति खाने लगा है ना, खा रहा है या नहीं खा रहा है। और पैकिंग वाला यदि आटा आप
यदि आपके आसपास, आपको नहीं बोलेंगे ठीक है, यदि आपके आसपास में कोई पैकिंग वाला आटा खा रहा है तो समझ लीजिए कि सीधे जो है कैंसर को आप क्या कर रहा है कि आप लड़ने के लिए है, वो व्यक्ति जो है लड़ने के लिए बुला रहा है कि आओ लड़ो, आप तुम्हारे में कितना क्षमता है, आते हैं लड़ते हैं, है ना। क्यों? क्यों? वजह है उसमें क्या है कि पैकिंग वाले आटे को जो है खराब होने से, अब देखिए आपको एक लाइन बताना भूल गए, ये बता रहे थे कि जो गांव घर में जो होती थी, जो गेहूं पिसवाया जाता था, अब जो माँ लोग थी कितना, अरे छोटा परिवार था तो 5 केजी पिसवाया जाता था, बड़ा परिवार है तो आप 10 केजी पिसवाए, और कहा ऐसा जाता था कि ज्यादा पिसवा लेंगे, एक ही बार पिसवाएंगे गेहूं को तो खराब होने की संभावना रहती है ना, खराब हो जाता है, उसमें जो है एक तरह से कीड़ा लग जाता है या वो खराब हो जाती है, बिल्कुल खराब होती है, और बरसात के दिनों में तो और जल्दी खराब होती है। तो क्या कम पिसवाया जाता था, है ना, गेहूं को कम पिसवाया जाता था, 5 केजी, छोटा परिवार है तो 5 केजी, बड़ा परिवार है तो 10 केजी, इतना ही लगभग, और बड़ा है तो, बहुत बड़ा परिवार है तो आप 15 केजी 20 केजी पिसवा सकते हैं, बहुत बड़ा परिवार में चलेगा उस तरह से। लेकिन अब देखिए ये कम ही पिसवाया जाता था गेहूं को, लेकिन जो तो 15-20 दिन में ये खराब हो जाता है, लेकिन पैकिंग वाला आटा तो है 2-2 साल वैलिड रहती है, ये क्यों नहीं खराब होता है? कभी सोचे हैं कि खराब क्यों नहीं होता है? ये खराब क्यों नहीं होता है, यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं। पैकिंग वाले आटे को जो है खराब होने से बचाने के लिए उसमें बेंजोयल, आपको पेरोक्साइड नामक केमिकल मिलाया जाता है। कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, यहाँ ध्यान रखेंगे अच्छे से, कौन सा केमिकल, तो बेंजोयल पेरोक्साइड नामक केमिकल मिलाया जाता है, और ये केमिकल जो है सीधे तौर पर जो है कैंसर को खतरा पैदा कर रहा है ना। जो आपको बेंजोयल है, ये बेंजोयल जो है आपको बनाती है, क्या बनाती है, बेंजीन के बारे में पढ़े होंगे, है ना, तो ये बनाती है आपको सीधे तौर पर जो है बेंजोयल है पेरोक्साइड नामक जो केमिकल आपको देखने को मिल रहा है, ये किसमें पाया जाता है, जो भी प्रोसेस्ड और प्रिजर्व्ड फूड होती है उसमें मिलाया जाता है, और जैसे ही मिलाया जाता है आपको बेंजोयल, तो ये जो है खतरा पैदा करता है, किसके लिए, तो ये खतरा पैदा करता है सीधे तौर पर कैंसर का एक तरह से बुलाहट, है ना, आह्वान करता है कि आओ लड़ो तुम, है ना। इसके अलावा आटे को खराब होने से बचाने के लिए अन्य प्रिजर्वेटिव जैसे सोडियम बेंजोएट और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी मिलाया जाता है। जहां पर भी बेंजोएट आएगा तो सीधे तौर पर बेंजोएट जो है खतरा पैदा करेगा, किसके लिए, खतरा पैदा कर देगा कैंसर के लिए। तो अब समझ रहे हैं कि कितना पैकिंग वाला आटा कितना खतरनाक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा केमिकल, एक लाइन में बात करेंगे, कार्सिनोजेनिक आपको केमिकल पाया जाता है। यहाँ पर रुकेंगे इस वजह से क्योंकि ये जो है सामाजिक तौर पर जो है सभी जो है फैशन के दौर में मेहनत नहीं करना चाहते हैं और पैकिंग वाला आटा खा रहे हैं। तो पैकिंग वाला आटा कितना खतरनाक है कैंसर के लिए, आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो है पाया जाता है कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, जो कि सीधे तौर पर बेंजोयल, आपको पेरोक्साइड नामक केमिकल मिलाया जा रहा है इसमें, और साथ साथ जो है इसमें मिलाया जाता है क्या, प्रिजर्वेटिव जैसे सोडियम बेंजोएट और ट्राई कैल्शियम नामक फॉस्फेट भी मिलाया जाता है। तो ये अब समझ रहे हैं कितना खतरनाक है ना। उसके बाद एक्सरे, गांव घर में जो रहते हैं या पटना में रहते हैं या कहीं पर भी आप कोई भी बीमारी होती है तो सीधे तौर पर जो है एक्सरे बोला जाता है, डॉक्टर को क्या एक्सरे करवा के लाइए, है ना। एक्सरे यदि बार बार करवाया जाता है, एक्सरे भी खतरा होती है, किसके लिए, आप कारण बनती है, किसके लिए, तो कैंसर का कारण बन जाती है। तो एक्सरे भी खतरनाक है, ऐसा नहीं कि एक्सरे खतरनाक नहीं है, तो एक्सरे भी खतरनाक है। और रिपीटेड डैमेज टू सेल, है ना। और यहां पर जो ये महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है कि रिपीटेड डैमेज टू सेल, यदि लगातार कोई सेल जो है डैमेज हो रही है, बार बार रिपीटेड डैमेज हो रही है, और अपने आप में तो वो सुधार करने की कोशिश करेगा, बार बार सुधार करने की कोशिश करेगा, आपको बार बार बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन लगातार आपको पता नहीं चल रहा है कि किससे, ऐसा क्या चीज खा पी रहे हैं जिससे क्या कि आपका सेल जो है डैमेज हो रहा है, तो वहां पर भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये खास करके आप किसको देखने को मिलता है, रिपीटेड सेल, खास करके जो है कहां पर, यदि ऐसा सुनते हो कि जो कुछ नहीं खाता पीता है ना, सामाजिक तौर पर ऐसा देखते होंगे कोई कुछ नहीं खा पी रहा है, ठीक है, और उनको जो है कैंसर हो गया। तो कैंसर कैसे हो जाता है, ये रिपीटेड डैमेज सेल की वजह से होता है। कुछ खाना खा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को जो है खास करके 2 कैंसर होता है। कौन कौन सा कैंसर होता है, तो ऐसे व्यक्ति को होता है कौन, एक तो होता है ब्लड कैंसर, और दूसरा जो है पेट का किसी प्रकार का कोई कैंसर होगा, है ना, तो आंत का कैंसर हो जाएगा। रिपीटेड डैमेज सेल के अंतर्गत जो है यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि क्या आप खा रहे हैं जो आपके कोशिका को अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन आप लगातार ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, डैमेज सेल हो रहा है। हो सकता है अल्सर, जैसे कि पेट में होता है अल्सर, खास करके अल्सर होता है लगातार छिलता जा रहा है, ठीक है, और छिलते छिलते क्या हो रहा है, एक दिन जो है अल्सर जो है कैंसर के रूप में ले लेता है। तो ये सब कारण बनती है रिपीटेड डैमेज सेल। उसके बाद यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत ये बात करेंगे, पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत क्या आएगा, तो माइक्रोप्लास्टिक, सबसे जो ज्यादा खतरनाक है क्या है, माइक्रोप्लास्टिक्स है। और माइक्रोप्लास्टिक्स, अब देखिए आजकल वर्तमान के दौर में जितने भी आप वस्तु खरीद रहे हैं, तो अधिकांश जो वस्तु खरीद रहे हैं क्या होती है,
इसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक रहती है ना। अधिकांश कुछ ना कुछ आप पानी का बोतल यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का ही है। सभी बच ही नहीं सकते हैं कि हाँ बच के जाइएगा, ठीक है। कुछ भी आप इधर उधर लाते हैं तो उसमें भी प्लास्टिक रहती है। और प्लास्टिक खास करके जो माइक्रो आप ब्रश कर रहे हैं, है ना, ब्रश लगातार कर रहे हैं तो ब्रश जो खींच रहा है, या कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि क्या कह सकते हैं कि प्लास्टिक है और लगातार उसका वहन कर रहे हैं, है ना। पानी का डब्बा का जो आप ले रहे हैं तो उसमें भी प्लास्टिक का आपको माइक्रो आएगा, कण छोटा छोटा आता है। यही छोटा छोटा कण जो है एक दिन तो कैंसर का कारण बनता है ना, एक दिन में नहीं होता है, ये लगातार सेवन करते रहने से होता है। तो माइक्रो प्लास्टिक भी जो है ये पोल्यूटेंट्स के अंतर्गत आएगा, और माइक्रो प्लास्टिक्स भी किसका कारण बन जाती है, तो ये बनता है कैंसर का कारण बनता है। ये सभी कैंसर की वजह से कैंसर का ये कारण था। तो कैंसर कैसे होती है, कैंसर का क्या क्या कारण है ये समझिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग अब इमेज में समझेंगे। इमेज में, यहाँ पर इमेज इस वजह से आपको समझाते हैं क्योंकि समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। दोनों बातें कर रहे हैं, आपको लिख के भी बात कर रहे हैं और खास करके जो है इमेज पे भी बात कर रहे हैं। अब देखिए जो हेल्दी टिश्यू है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, जो खास करके पर्पल, आपके मोबाइल पर कौन सा कलर जा रहा है, जो भी कलर जा रहा है, दो कलर आपको लग रहा है ना, एक तो आपको ब्लैक कलर लग रहा है और दूसरा जो आपको, आप इसको जो भी कलर आप लीजिए, है ना, आप पिंक कलर, पिंक ले लेते हैं, है ना, पिंक के आसपास आ रहा है मोबाइल पर, हाँ पिंक आ रहा है, पिंक कलर के आसपास जो हेल्दी टिश्यू। अब देखिए इसमें जो है आपको पूर्णतः जो है हेल्दी टिश्यू है, उत्तक आपको देखने को। अब ये जो देखने को मिल रहा है ब्लैक ब्लैक जो हो गया है, ये क्या है, ये अनकंट्रोल है। बात करेंगे अनकंट्रोल कैसे हो रही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है हेल्दी टिश्यू, और हेल्दी टिश्यू में आप देखिए एक क्या हुआ, डैमेज सेल हो गया। इसमें जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डैमेज हुआ है, ठीक है, एक डैमेज हुआ है। लेकिन जब डैमेज सेल होती है तो शरीर जो है, एक शरीर में एक क्रिया होती है, आपको एपोप्टोसिस की क्रिया होती है। एपोप्टोसिस की क्रिया की वजह से जो है ये बार बार सुधारता है, क्या करता है, आपके सेल को सुधार, सेल डेथ जो होती है उसको सुधार करने की कोशिश करता है। चलो एक तरह से साफ करने की कोशिश करता है ना। तो ये आप लोगों के लिए जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है कि आपको ये क्या कर देता है, साफ हेल्दी टिश्यू बना के रखता है ना। तो हेल्दी एक तरह से टिश्यू उत्तक को बना के रखता है, जो कोशिका से नहीं बन रही है, एक एक कोशिका से बन के क्या बन रहा है, बन रहा है एक तरह से उत्तक बनता है। ये तो पढ़े होंगे कि पहले कोशिका से क्या बनता है, और बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एक डैमेज सेल हुआ, एक लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, एक सेल डैमेज हुआ, ठीक है, एक सेल डैमेज हुआ। तो सेल जो डैमेज हुआ तो अपने आप शरीर कोशिश करेगा क्या, जो सेल डेथ हो चुका है उसको बाहर करो और साफ करो, और उसके स्थान पर जो है नवीनतम सेल आएगा। चलिए ये तो हो गई हेल्दी टिश्यू की बात, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं नॉर्मल, आपको लिखा हुआ कि नॉर्मल आपको साइकिल इस तरह से सेल चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। इस तरह से कोई डैमेज हुआ है तो उसको सुधार करके लगातार ठीक कर देता है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होता है, म्यूटेशन आपको कैसे हो रही है। अब इस जगह देखते हैं आपको रिपीट कैसे हो रहा है एक तरह से। अब यहाँ पर भी डैमेज हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं डैमेज हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो आपको है ये डैमेज हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी डैमेज हुआ था लेकिन ये सुधार कर लिया। अब जब आपको रैपिड सेल म्यूटेशन, यहाँ पर, अरे पेन कहाँ चला गया, यहाँ पर क्या है, आपको रैपिड सेल आपको म्यूटेशन है। अब जो है ये सुधार नहीं कर पाया, बार बार यदि हो रही है डैमेज किसी भी कारण से तो सुधार नहीं कर पाता है। हो सकता है किसी भी कारण से हो सकती है ये, ऐसा जरूरी नहीं है कि कारण, आपको बहुत सारा कारण बताए, किसी भी कारण से ये डैमेज हो सकता है। यदि डैमेज हो गया है यहाँ पर क्या करेगा, अब देखिए आप कह सकते थे कि वजन कैसे कमेगा, है ना, ये भी पूछ सकते थे कि वजन कैसे कमता है। अब देखिए ये जो कोशिका थी, एक कोशिका डैमेज हुआ, एक कोशिका डैमेज हुआ तो सुधार हो सकती थी, लेकिन अब ये सुधार नहीं कर पाया, शरीर जो है सुधार नहीं कर पाया। जब शरीर सुधार नहीं कर पाया तो ये क्या करेगा, इसको खाना चाहिए था, तो ये बगल वाला बोलेगा क्या, अब समझ लेना है कि आपको कि एक माँ है और एक माँ के कितने बेटे हो गए, दो बेटे हो गए, ठीक है, एक माँ के दो बेटे हो गए। एक जो है एक तरह से कह सकते हैं कि स्वस्थ बेटा था, एक ये भी कह सकते हैं कि माँ का बेटा ही था, है ना, शरीर का ही अंश है, लेकिन एक तरह से बाहर से आ गया, आतंकवादी के रूप में आ गया। और जो आतंकवादी आ गया ये बोलेगा, क्या बोलेगा, अब जो है पहले इससे लड़ेगा, और लड़ेगा तो ये कहेगा कि तुम तो एक ही है, तुमको तो दबा देंगे, मार देंगे तुमको, लेकिन ये कहेगा क्या, अरे हमको ऐसे कैसे तुम मार के गिरा दोगे, हम जो है हम भी अपनी जनसंख्या, ये रहेगा, मान लेते हैं कि ट्रिलियन में है, तो ये भी कहेगा क्या, रुको हम भी जो है ट्रिलियन अपनी जनसंख्या बनाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कोशिका बहुत सारी रहती है। ये कहेगा क्या, हम भी जो है बहुत सारे एक तरह से निर्माण करेंगे कोशिका का। यहाँ पर जो ये जो आपको दिखाई पड़ेगा रैपिड आपको सेल म्यूटेशन, ये भी है सेल ही है, लेकिन ये क्या है, म्यूटेटेड सेल है। और म्यूटेटेड सेल क्या होती है, लगातार अपनी अब जनसंख्या बढ़ाएगा, क्योंकि इसको लड़ना है ना, दो भाई आएगा तो अब कोई एक ही रहेगा, समझ लेते हैं कि घर एक ही है तो एक घर में कोई दो में से कोई एक रहेगा,
अब कोई एक रहेगा तो ये बोलेगा कि अब जो है हम तो पावर लेके आए हैं, तो हम पहले अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। बोलेगा कि ठीक है जनसंख्या बढ़ाओ, और इसी वजह से ये लगातार जनसंख्या बढ़, और जैसे ही लगातार जनसंख्या, अब इसको खाना कहां से मिलेगा? ये जो स्वस्थ सेल था, ये जो आप देख रहे हैं कि पिंक कलर का जो देखने को मिल रहा है, ये स्वस्थ सेल देखने, इसी का ये खाना खाने लगेगा, है ना। जो कोशिका को खाना आ रही थी, तो कोशिका का खाना कौन खाने लगेगा? ये जो म्यूटेटेड सेल हुआ है ये खाने लगेगा, और इसके बाद ये अपनी जनसंख्या लगातार इतना बढ़ा लेता है कि जो स्वस्थ कोशिका थी इसकी भी खाना खा रहा है, और धीरे धीरे व्यक्ति का क्या हो जाएगा? आपको देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है कि उसका वजन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि कम कोश क्यों हो रही वजन? वजन कमने का कारण यही कि जो म्यूटेटेड सेल थी इसका भी भोजन खा लिया। समझ रहे हैं बात को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। उत्तक का निर्माण क्या बोल रहे हैं? बोलिए, उत्तक का निर्माण क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर निर्माण सब बाबू नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, कि निर्माण कैसे हो रहा है। ये आप पढ़े होंगे कि निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर आपको समझ रहे होंगे ये बायोटेक्नोलॉजी का क्लास है, ठीक है, ये बायोलॉजी का क्लास नहीं है ना। थोड़ा सा समझ रहे होंगे बात को और बुरा नहीं मानेंगे, है ना। चलिए, उम्मीद है कि जानते होंगे, इतना तो जानते होंगे कि पहले सेल हुआ, सेल से क्या हुआ? उत्तक हुआ, ठीक है, और बहुत सारे उत्तक मिलके उसके आगे आप देखते हो क्या शरीर का निर्माण, अंग का निर्माण करता है। ये सब आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, वहां पर अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, वो सब तो छोटी छोटी बातें हो गई। यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या हो जाएगा, उलझ के बाहर हो जाएंगे, यहाँ से दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे इस बात का थोड़ा सा। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या होती है, इस तरह से म्यूटेशन होती है, और ये क्या है? अनकंट्रोल्ड है। यही बात लिखा हुआ था, शुरुआत में लिखा हुआ था, अनकंट्रोल। ये लगातार बढ़ता रहेगा और लगातार बढ़ता रहेगा। यही है क्या? एक तरह से कैंसर है। यही क्या है? कैंसर है, ठीक है। और इसी लाइन को तो परिभाषा के तौर पर हम देखते हैं कि लिखे थे, इसी लाइन को देखिएगा, परिभाषा के तौर पर हम जो लिखे थे, क्या लिखे थे, यहाँ पर आते हैं तो लिखे थे, है ना, एक लाइन लिखे थे, अनकंट्रोल्ड अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल थ्रू सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन थी, और ये क्या है? अननेसेसरी थी, अनकंट्रोल है ना, इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। यही तो कैंसर का रूप है, और ये शरीर का ही एक अंग है, ऐसा नहीं कि शरीर का अंग नहीं है, ठीक है। शरीर के अंग के अंतर्गत ही ये म्यूटेशन हो गया, जो डीएनए में कह सकते हैं कि डीएनए में म्यूटेशन हो गया। चलिए, अब तो ये आप समझ चुके होंगे कि कैंसर क्या है, कैंसर का लक्षण क्या है। अब हम लोग आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको बता चुके हैं कि ये सिम्टम्स इसका क्या होती है और जोखिम क्या होती है ब्रेस्ट कैंसर का, वो भी बातें कर चुके हैं। जिनका क्लास थोड़ा सा यदि लेट से जुड़ रहे हैं तो वो जो है आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का आपको लक्षण बता चुके हैं और ब्रेस्ट कैंसर का आपको क्या जोखिम बढ़ाती है वो भी बता चुके हैं। अब आते हैं ब्रेस्ट कैंसर पर जाने से पहले जो है हम लोगों को थोड़ा सा एक पॉइंट और समझने की आवश्यकता है, और ये बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे ये पॉइंट को, और बायोलॉजी वाला एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, मेमोरी ग्लैंड के बारे में ले लेते हैं। ले लें मेमोरी ग्लैंड, पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, है ना, कि दुग्ध ग्रंथियां क्या होती है। तो दुग्ध ग्रंथियां क्या होती है, आइए देखते हैं हम लोग। एक एक फैक्ट आपको लिख दिए हैं कि स्तन ग्रंथि, जिसे दुग्ध ग्रंथि भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में समझ चुके होंगे कि मेमोरी ग्लैंड किसे कहा जाता है, इसी को दूध ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और स्तनधारियों में एक विशिष्ट ग्रंथि है जो दूध का उत्पादन करती है, जिससे वे अपने बच्चों को स्तनपान करा सके, है ना। बच्चों के स्तनपान कराने के लिए ये मेमोरी ग्लैंड आवश्यक है। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एस्ट्रोजन, वो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन है लिखा हुआ, ये सब पढ़े होंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है महिला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, है ना, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ये नियंत्रित होती है। बार बार यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये नियंत्रित है ना, अनकंट्रोल नहीं है, नियंत्रण है, ठीक है, कंट्रोल है। तथा इनसे दूध का क्या होता है, निष्कासन होता है, और दूध का निष्कासन जो होती है वो हार्मोन करती है, कौन सी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ये किया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी दिन नहीं होता है, ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तब ये काम होती है, ठीक है। स्तन ग्रंथियों में दूध स्रावित करने वाली कोशिकाओं के समूह, अब यहाँ पर आते हैं, पॉइंट को समझेंगे आप। स्तन ग्रंथियों में दूध स्रावित करने वाली कोशिकाओं के समूह होते हैं, जिन्हें कहा जाता है एल्वियोली कहा जाता है, एल्वियोली कह सकते हैं, ठीक है। ये जो एल्वियोली है इनको कहा जाता है, कोशिकाओं का एक समूह होगा, है ना, कि स्तन ग्रंथियों में दूध स्रावित करने वाली कोशिकाओं के समूह होते हैं, और जिन्हें कहा जाता है एल्वियोली कहते हैं, जो दूध स्रावित करते हैं। ये क्या करती है, दूध का श्रावण करती है। इससे इस समूह में कह सकते हैं कि इस समूह का एल्वियोली की गुहाओं या ल्यूमेन में संग्रहित होती है। किसमें संग्रहित होती है, आपको ल्यूमेन में संग्रहित होती है, और प्रत्येक एल्वियोली स्तन नलिकाओं में खुलती है, जो कि निप्पल तक जाती है। एक एक बात अच्छे से शर्माना नहीं है, ध्यान रखना है। यदि कोई लड़कियां देख रही हैं क्लास तो शर्माने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और समझेंगे आपके लिए बेहतर है, और क्लास को अच्छे से पॉइंट, एक एक पॉइंट को समझेंगे। लड़कियां लोग तो बात नहीं कर पाती है, देखेंगे इसी वजह से तो होती है ये ब्रेस्ट कैंसर। ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर यदि समय रहते, समय
रहते कह सकते हैं कि अपने परिवार को बता दिया जाए और डॉक्टर से परामर्श ले लिया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर खास करके अभी के दौर में दो कैंसर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है, और दोनों जो है झिझक के वजह से, एक तो ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा जो है गर्भाशय कैंसर, और इसके बाद जो आपको वीडियो मिलने वाला है गर्भाशय कैंसर पर मिलने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं, ये पॉइंट समझ चुके होंगे कि स्तन ग्रंथियों में दूध स्रावित करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है। उस समूह को क्या कहा जाता है? इस समूह को कहा जाता है एलियोली कहते हैं, और दूध स्रावित करते हैं ये, ठीक है। और इस समूहों को जो कह सकते हैं कि एलियोली जो आपकी देखने होती है गुहाओं, ये किसमें? ल्यूमेन में संग्रहित होती है ना। और एक डक्ट के माध्यम से, एक डक्ट के माध्यम से ये कहां चलती है? तो डक्ट के माध्यम से चलती है, निप्पल तक चलती है। आइए एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे खास करके यहाँ पर। अब देखते हैं, इमेज देखते हैं। इमेज देखेंगे, सबसे पहले ये इमेज आपके पास आ रही होगी और इस इमेज पे समझेंगे क्या होती है। चलिए, अब बहुत सारे छात्र नहीं देख पा रहे हैं ना, तो बहुत सारे छात्र नहीं देख पा रहे हो तो अब हो सकता है कि यदि बायोलॉजी नहीं पढ़े होंगे तो समझ में ना आता होगा, लेकिन यदि बायोलॉजी पढ़े होंगे तो समझ में आता होगा। आप लोग कमेंट करेंगे, जो ऑनलाइन है कमेंट करेंगे, ठीक है। आपको क्या वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, या क्या बेकार लग रहा है क्लास, ठीक है। अब देखेंगे, आप किसी जगह पढ़ते होंगे, इतना गहराई से नहीं पढ़ाया जाता है ना। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी तो पढ़ा के आप लोग को निकाला, और बायोलॉजी भी कितना गहराई से पढ़ाया था हम लोगों को नहीं मालूम है। सबसे पहले देखिए शरीर जो है, और एक बात और थोड़ा सा इस पे इमेज से जाने से पहले एक बात और आपको बता देते हैं, ये केवल महिलाओं में नहीं होती है, ये पुरुषों में भी होता है। यदि 1000 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, यदि ब्रेस्ट कैंसर है 1000 महिलाओं में, तो 1000 पर जो है एक पुरुष को भी होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि केवल जो है महिलाओं के लिए ये है, महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों में भी आजकल अब देखने को मिलता है। 1000 पर एक पुरुष को भी ये बीमारी होती है। इसी वजह से ये बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक ना। आइए सबसे पहले शरीर में देखते हैं, तो शरीर में आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? चेस्ट देखने को मिलता है। और ये जो आपको दीवारें देखने को मिल रहा है सबसे पहले, और जैसे चेस्ट और चेस्ट, शरीर के ऊपर क्या एक चेस्ट की वाल होती है, ठीक है। और चेस्ट वाल के बाद आपको देखने को मिलता है क्या? पेक्टोरियल मसल्स देखने को मिलता है। दोनों के बीच में कह सकते हैं कि आपको स्तन और चेस्ट के बीच में आपको देखने को मिल रहा है क्या? पेक्टोरियल मसल्स देखने को मिल रहा है, ये बात समझेंगे। उसके बाद चेस्ट वाल है ना। और अब ये जो आपको देखने को भाग देखने को मिल रहा है, ये स्तन है, ब्रेस्ट है, और इस ब्रेस्ट को हमको समझना होगा। इसमें आप अच्छे से इमेज देखिएगा, इसमें छोटे छोटे आपको लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पर है ना लोब्यूल्स लिखा हुआ, ये छोटे छोटे आपको क्या संग्रहित जो है, क्या है? लोब्यूल्स है ना। एलिवेरी की आपको समूह आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, और बीच बीच में क्या है? फैटे है। तो फैटे भी क्या है? कोशिका ही है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है फैटी, ठीक है, तो फैटी भी एक तरह से कोशिका है। और बीच बीच में ये क्या है? पूरी तरह से आपको ये लोब्यूल्स पाई जाती है। और लोब्यूल्स जो है आगे चल के ये क्या? एक डक्ट के माध्यम से, है ना। यहाँ पर देखिए, ध्यान दे दीजिएगा, आपको लिखा हुआ है डक्ट है। ये जो लोब्यूल्स है एक डक्ट के माध्यम से छोटी छोटी आपको नलिकाएं होती है। और ये नलिकाएं कहाँ पर? अंतिम अवस्था में ये आपको निपल्स के पास ये खुलती है, और यहाँ से उसके बाद जो है बच्चों को जो है दूध का श्रावण यहाँ से करवाया जाता है, ठीक है। और इस भाग में जो है यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है क्या? आपको एरोला देखने को मिल रहा है। ये खास करके ये जो भाग है, इससे जो आपको कलर भाग देखने को मिलता है, ये एरोला के अंतर्गत आता है। और फैटी टिश्यू, ये तो आपको पता है, चूंकि जितने भी भाग बीच में होती है ये क्या होती है? आपको फैटी टिश्यू के अंतर्गत आता है। सभी कोशिका से मिलकर बनती है, और कोशिका उसके बाद आपको टिश्यू से बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, उत्तक मिलते हैं। और ये क्या है? स्किन, तो स्किन तो छोड़ ही देना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, इस लाइन को ही समझेंगे, इस लाइन में समझ जाएंगे तो सभी बातें समझेंगे, है ना। क्लास आराम से होगा और धीरे धीरे क्लास चलेगा। इसके बाद आज किसी सर का क्लास नहीं रखा, क्या सिर्फ मेरा ही क्लास होगा। लगातार क्लास जब तक चलेगा चलता रहेगा, ठीक है, आराम से। अब देखिए, ये डक्ट तो ये समझ चुके होंगे कि डक्ट के माध्यम से आगे चल के ये देखने को मिल रहा है ना कोशिका। और उसके बाद थोड़ा सा पेन को चेंज कर दे, चलिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर है ना। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर ट्यूमर कब होता है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है स्तन देखने को। एक एक बात हमको, यहाँ पर लिम्फ आपको नोड्स पाए जाते हैं, और लिम्फ नोड्स में ही कभी कभी जो है यहाँ पर 2 प्रकार के स्तन कैंसर होता है। लेकिन हम लोग एक ही प्रकार का भी लेके चलेंगे, कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल समझेंगे। लिम्फ नोड्स है ना, लिम्फ नोड्स यहाँ पर और लिखा हुआ है। आपको ट्यूमर हो सकती है, और कहीं पर भी यदि स्तन में किसी भी भाग में ट्यूमर होती है, ट्यूमर मतलब क्या? अनकंट्रोल कोशिका जन्म ले रही है। बात समझ चुके होंगे कि अनकंट्रोल कोशिका कहने का क्या अर्थ हो रहा है। यहाँ पर फैटी टिश्यू के अंतर्गत ऐसा कोई कोशिका हो सकता है कि ये चोट की वजह से हो सकता है, कि ऐसा कि किस चोट हो जाए, या लक्षण आपको बता चुके हैं कि किसी भी वजह से काउज भी बता चुके हैं। और उसके बाद क्या? आपको ये
जोखिम का खतरा भी बता सके, किसी भी कारण से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि चोट ही हो सकता है कि चोट हो, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक इतिहास रहा हो, पारिवारिक इतिहास की वजह से भी होता है, और म्यूटेशन हो जाती है। और म्यूटेशन यदि किसी प्रकार का म्यूटेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कोशिका है संवेदनशील के अंतर्गत ये सभी कोशिकाएं रहती है, हल्का भी म्यूटेशन होती है तो यहाँ पर ये जो है क्या बनती है, गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि यदि ट्यूमर बना ये ट्यूमर जो है कैंसर ही है, ये भी बहुत सारी भ्रांतियां भी है कि हल्का भी ट्यूमर, यदि किन्हीं को भी ट्यूमर लग रहा है कि ट्यूमर है, जरूरी नहीं कि ट्यूमर कैंसर है, सभी बात करेंगे। इसीलिए बोले कि पूरी तरह से विस्तार से वीडियो होगी, और पूरा वीडियो देखिएगा, और आधा अधूरा देखिएगा तो आधा अधूरा ये कचरा ज्ञान चला जाएगा। इसी वजह से बोल रहे हैं कि पूरा वीडियो जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। तो जो ट्यूमर होती है, यही ट्यूमर क्या हो सकता है कि या तो कैंसर हो, या तो हो सकता है कि जनरल ट्यूमर हो, जिसको कि बाहर आसानी से जो है इसको ऑपरेट करके बाहर कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि जनरल ट्यूमर क्या होती है, ऑपरेट करके आसानी से क्या होती है, और जो कैंसर जो ट्यूमर होती है उसको क्या होती है। ये समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, आपको अलग देखने को मिल रहा है। ये डक्ट में हो सकती है, ये डक्ट में ही बनती है, ये जो होती है, जो नलिकाएं होती है, नलिकाएं में ही आपको एल्यूवेली की जो गुहाएं देखने को मिल रही है, यहीं पर ये बन जाती है। एक प्रकार का कह सकते हैं क्या, अलग कोशिका बनती है, और यही कोशिका धीरे अनकंट्रोल हो जाती है, और अनकंट्रोल से क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर का ये रूप ले सकता है। और ये कब, जब आप घर में किसी को नहीं बताइएगा, है ना, कि चुपचाप रहेंगे, अरे कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि आज है कल जो है ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं, अब जब किसी को ये पता चल जाता है कि यदि है ट्यूमर बना है शरीर में, तो ट्यूमर बना है तो जांच की प्रक्रिया क्या हो सकती है। जांच बहुत प्रकार से होता है, एक एक जांच और थोड़ा सा कठिन जांच है ना। जिनको ये जांच करवाया जाता है समझ सकते हैं उनको क्या हाल होता होगा। अब देखिए बात करते हैं कि क्या होती है डायग्नोसिस की प्रक्रिया, क्या क्या डायग्नोसिस। सबसे पहला जो डायग्नोसिस की प्रक्रिया है ये है ब्रेस्ट, आपको बायोप्सी टेस्ट लिया जाता है। कौन सा, ब्रेस्ट बायोप्सी टेस्ट। और ब्रेस्ट बायोप्सी टेस्ट में होती क्या है, एक एक बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर क्या है, इसका ये तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है आपको, है ना, कि आपको यहाँ पर है ना FNA, तो FNA क्या होता है, फाइन नीडल आपको एस्पिरेशन होता है, एक नीडल होता है, और इसी के द्वारा जो है बायोप्सी किया जाता है। एक रेडियोलॉजिस्ट आपके यहाँ आते हैं, और उसके बाद स्तन से तरल पदार्थ और उत्तक निकालने के लिए पतली सुई और सिरिंज का जो है उपयोग करते हैं। जो ब्रेस्ट होता है, शर्माइएगा नहीं और फिजूल का कमेंट नहीं करिएगा, ठीक है, समझिएगा बात को, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब जो बातें कर रहे हैं केवल महिलाओं के लिए कर रहे हैं। सभी के घर में क्या कहते हैं, महिलाएं रहती है ना। हम वैसी बातें कर रहे हैं कि यदि मेरी बहन भी ये वीडियो देखे तो उनको भी कोई शर्म और आंख झुका के देखना ना पड़े, ठीक है, बात वहां तक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्या कहते हैं फिजूल का ये पॉपुलैरिटी के लिए ये वीडियो बन रही है। तो ये जो है सामाजिक जागरूकता के लिए बन रही है, और सामाजिक जागरूकता की वजह से समझ रहे होंगे कितना लड़कियां जो है झिझक की वजह से नहीं बात करती है, इस वजह से ये बना रहे हैं कि यदि आप देखते हैं, यदि कोई भी इस तरह से किसी को परेशानी होती है तो वो डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। तो यहाँ पर जो है क्या होती है, आइए बात कर लेते हैं। ये जो है आपको एक प्रक्रिया होती है ब्रेस्ट बायोप्सी, किस प्रकार से लिया जाता है। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ब्रेस्ट बायोप्सी जो होती है कठिन होती है, बहुत दर्दनाक होता है ना। तो ब्रेस्ट बायोप्सी किस तरह से होती है यहाँ पर देख लेते हैं। एक रेडियोलॉजिस्ट स्तन से तरल पदार्थ और उत्तक जो है एक तरह से क्या कोशिका निकालने की कोशिश करते हैं। और अब देखिए आपके लिए इसी वजह से इमेज जो है पूरी तरह से ओपन इमेज करके बता रहे हैं। अब आपके लिए ये देख रहे हैं कि ये ब्रेस्ट है, और ब्रेस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, एक सुई लेके आते हैं ना रेडियोलॉजिस्ट जो है। सुई हो सकता है कि घर पे हो या हो सकता है हॉस्पिटल में, और जहां पर ये ट्यूमर बना हुआ है, ठीक है, ये जो ट्यूमर यदि है उनको तब पता चल जाएगा, क्योंकि जांच यदि करवाते हैं तो उनको पता चलेगा कि हाँ कहाँ पर जो है ट्यूमर लग रहा है, अनुभव हो रहा है। यदि ट्यूमर किसी प्रकार की गांठ बन रही है, वहां पर ही जो है सिरिंज लगाया जाता है। समझ रहे हैं कितना एक तरह से कष्टमय होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये सिरिंज से जो है सेल लिया जाता है, और सेल को जो है उसके बाद वो जांच की प्रक्रिया में भेजते हैं। और जांच की प्रक्रिया बहुत प्रकार से होती है, वो जांच की प्रक्रिया पर हम जाएंगे नहीं कि जांच। अब जो है रेडियोलॉजिस्ट बताएंगे क्या ये जो है नॉर्मल ट्यूमर है या कैंसर ट्यूमर है, किस प्रकार का ये ट्यूमर है। दोनों का अलग अलग नाम होता है, नाम हम लेंगे आगे चलकर नाम लेंगे, है ना। यहाँ पर दोनों रूप में देखने को मिलेगा। ये जो होती है जिसको ट्यूमर कह सकते हैं कि लिम्फ, है ना, लिम्फ पर जो है एक तरह से ये सुई लगाया जाता है, और इसका नाम आपको FNA लिखा हुआ है। FNA बायोप्सी के अंतर्गत ये लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ये टेस्ट के बाद जो है पता करता है कि हाँ क्या ये सही में ट्यूमर जो है जनरल ट्यूमर है या ये कैंसर का ट्यूमर है। किस प्रकार का ट्यूमर है वो बताएंगे कौन,
जो उसके बाद जांच की प्रक्रिया। डायग्नोसिस और भी प्रकार का होता है, ऐसा नहीं कि केवल बायोप्सी लिए एकदम जांच। बायोप्सी से हो सकता है कि पता ना चले, कुछ पता ना चलते हैं, तो उसके लिए जो है अलग अलग प्रक्रिया है। उसके लिए आपको सभी बात कर रहे हैं, आपके लिए क्या है कि आप डायग्नोसिस है, और डायग्नोसिस के अंतर्गत सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है मेमोग्राफी। नाम सुने होंगे, मेमोग्राफी का बहुत बार नाम सुनते होंगे। और मेमोग्राफी जो किया जाता है, आप देखिए एक एक इमेज आपके लिए दिए हैं कि कैसे होता है, और जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। मेमोग्राफी में होती क्या है, आइए बात करते हैं कि मेमोग्राफी के अंतर्गत परीक्षण का उद्देश्य क्या है, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाना है। यदि शीघ्र पता लगाना है तो आप क्या लेना होगा, मेमोग्राफी करवाना होगा। और मेमोग्राफी परीक्षण का उद्देश्य जो है स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने में ये सहायता करना है। और इसका उपयोग जो है स्तन में किसी गांठ विशिष्ट द्रव्यमान, विशिष्ट द्रव्यमान मतलब कि छोटी सी छोटी भी गांठ, ठीक है, कि विशिष्ट द्रव्यमान या माइक्रो कैल्सिफिकेशन का जो है पता लगाने में ये किया जाता है। तो समझ रहे हैं, इस तरह से जो है पूरी तरह से ओपन करके जो है ब्रेस्ट को जो है इस मशीन मेमोग्राफी के अंतर्गत जो है दबाया जाता है, ऊपर से जो है रे निकलता है, और उसके बाद ये बताया जाता है कि हाँ क्या गांठ इसमें है या नहीं है, यदि है तो किस प्रकार का है, ठीक ना। तो ये जांच की प्रक्रिया है। और डायग्नोसिस और बहुत प्रकार से होती है, सभी डायग्नोसिस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर होती है एक डायग्नोसिस किया जाता है ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। ये आसान सा नाम है, ये जानते होंगे। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड में क्या होती है, तो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड में स्तन अल्ट्रासाउंड एक इमेज समझ रहे हैं कि इमेजिंग ये तकनीक है जो स्तन के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। और ये ध्वनि तरंगे एक हैंड हेल्ड जो होती है, एक दिखाएंगे इमेज आपको, हैंड हेल्ड प्रोब के द्वारा जो है उत्पन्न होती है, जिसे ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, जो स्तन उत्तक से टकराकर प्रतिध्वनि उत्पन्न करने वाली तरंगों का ये पता लगाता है। और कंप्यूटर से ये क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। एक तरफ से कह सकते हैं पेशेंट होता है, दूसरी तरफ इमेज दिखाई पड़ता है, कंप्यूटर से ये जुड़ा हुआ रहता है। जो ट्रांसड्यूसर जो होती है प्रतिध्वनि को चित्र में क्या करता है, बदलता है। ये सब बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। ट्रांसड्यूसर जो होती है क्या होती है, प्रतिध्वनि से क्या करती है, ये चित्र में ये बदल देता है, चित्र बदलता है। और संपूर्ण स्तन अल्ट्रासाउंड पूरे स्तन को जो है, वही बात लिखा हुआ कि आपको पूरे स्तन को जो है पर किए गए अल्ट्रासाउंड को संदर्भित करता है, ना कि किसी संदिग्ध स्थान का। तो पूरे तरह से जो है ये स्तन का किया जाता है। और ये है डायग्नोसिस की कौन सी प्रक्रिया है, ये ब्रेस्ट आपको अल्ट्रासाउंड है। और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड जो है इस तरह से किया जाता है पूरी तरह से। यहाँ पर जो है आपको ये ट्रांसड्यूसर यहाँ पर आपके लिए लिखे थे, जो ट्रांसड्यूसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही ट्रांसड्यूसर है। प्रोब हैंडेड के द्वारा ये घुमाया जाता है, ठीक है। ये पूरी तरह से स्तन पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है घुमाया जाता है, जिससे यहाँ पर एक इमेज तैयार किया जाता है। इसके द्वारा जो है एक यहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ रहता है, इस पे जो है दिखाया जाता है। मोबाइल पर हो सकता है कि आपके लिए तस्वीर अच्छा सा आता होगा, है ना। यहाँ पर तो थोड़ा सा तस्वीर जो है बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा कि मोबाइल पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आप एक ट्रांसड्यूसर, और ये जो है प्रतिध्वनि जो है बदल देती है किसमें, आपको अल्ट्रासाउंड जो है अल्ट्रासाउंड बदल रही है किसमें, ध्वनि में, ये इमेज में बदल रही है ना, ध्वनि को जो है इमेज में बदल रही है। और इमेज के अंतर्गत ये देखा जाता है कि क्या किसी प्रकार का कोई परेशानी हो सकता है, कि छोटी से छोटी गांठें हैं उसको पता लगाने में ये जो है माहिर है। और ये नाम है ब्रेस्ट, आपको कौन सा डायग्नोसिस, ब्रेस्ट आपको अल्ट्रासाउंड। यदि हो सकता है कि इससे भी ना पता चले, कुछ ऐसी भी बातें होती है कि जो कि पता ना चल पाता है ना। जब पता ना चल पाता है तो इसके लिए एक और जांच की प्रक्रिया होती है, और ये जांच है क्या, ये सभी जांच देखिएगा करवाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं करवाया जाता है। इसके बाद एक और स्पेशल जांच होती है, और ये होता है एमआरआई। और ये कौन सा एमआरआई है, तो ब्रेस्ट एमआरआई है ना। मैग्नेटिक आपको रेजोनेंस आपको इमेजिंग के अंतर्गत ये आता है। यह चुंबक और रेडियो तरंगों का उपयोग करके स्तन के अंदरूनी हिस्से के, स्तन के पूरी तरह से अंदरूनी हिस्से की जो है बहुत विस्तृत ये तस्वीर बनाता है, ठीक है, एकदम पूरी तरह से ये 3D डायमेंशन में ये इमेज देता है। तो विस्तृत, और वो सब जो है 2D डायमेंशन में देता है, 2D डायमेंशन में बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या करता है 3D डायमेंशन में ये बताता है, विस्तृत इमेज तस्वीरें बनाता है। और यह उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों या घने स्तन जिनके होते हैं, घने उत्तक वाली स्तन के महिलाओं के लिए जो है विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब स्तन आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि स्तन जो है अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। तो स्तन पर अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक अलग विषय है, ठीक है। ABCD, वो नाप ABCD वाली बात नहीं कर रहे हैं, ABCD अलग अलग होता है, ठीक है। और इसमें जो है एक घने उत्तक होते हैं, ठीक है। तो घने उत्तक वाले जो स्तन होती है जो महिलाओं को, उनको जो है खास करके ब्रेस्ट एमआरआई करवाया जाता है, जो कह सकते हैं कि जिनका एक तरह से क्या कह सकते हैं कि जो BC के अंतर्गत आता है, तो उनको जो है BC के अंतर्गत वाले में कौन सा करवा दिया जाएगा, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के अंतर्गत इमेज पता चल जाता है। यदि नहीं पता चल जा रहा है या मेमोग्राफी से भी नहीं पता चल पा रहा है, तब जांच करवाया जाता है। कौन सा जांच करवाया जाता है, ब्रेस्ट एमआरआई करवाया जाता है, सॉरी एमआरआई बोल रहे, हाँ है ना, एमआरआई, ठीक है, ब्रेस्ट एमआरआई करवाया जाता है। यहाँ पर जो है जब ये पता नहीं चल पाएगा तब यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि शुरुआती दौर में ब्रेस्ट एमआरआई नहीं लिखते वाले, सबसे पहले बायोप्सी करवाया जाएगा। बायोप्सी आपको बता चुके कि बायोप्सी है ना, सबसे पहला बायोप्सी होगा, बायोप्सी के बाद ही ये सब जांच की प्रक्रिया होगी,
यदि पता चल गया वहीं पर तो वहीं पर रोक दिया जाएगा, यदि नहीं पता चल रहा है तो आगे जांच करवाते चला जाएगा। अब यहाँ पर तो अवश्य पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है विस्तृत तस्वीरें बनाकर ये देगा, और ये उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के घने स्तनों वाली महिलाओं के लिए खास करके ये जो है ब्रेस्ट एमआरआई करवाया जाता है। और ब्रेस्ट एमआरआई आप देखेंगे किस प्रकार का एक मशीन रहता है, और इसमें जो है महिलाओं की एक तरह से इमेज लिया जाता है। चले अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर नहीं चल रहे हैं। गुड गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट क्यों कर दिए भाई। चलिए मारुति नंदन जी, गुड नाइट उस वक्त बोला जाता है जब अंतिम विदा होती है। अंतिम विदा कहने का मतलब है कि रात्रि का अंतिम विदा है ना। चलिए ये आप जानते होंगे है ना, जो मिलन होता है शुरुआती दौर में जो होता है बातचीत होता है, अभिवादन जो होती है गुड इवनिंग से होती है, जब लास्ट कह सकते हैं कि जाने वक्त होता है उस वक्त उसको गुड नाइट बोला जाता है ना। अंतिम जब बातचीत होती है अभी गुड नाइट नहीं होगी मेरे तरफ से गुड नाइट। आप यदि आप जा चुके हैं तो चलिए आपको गुड नाइट है ना, लेकिन और सभी छात्र के लिए बात करते हैं कि अभी हम लोग रुकेंगे, ठीक है, और बातचीत करते रहेंगे। अभी आसानी से अभी हम रुकेंगे आसानी से। आपको यदि आप रुकना चाहते हैं तो रुकिए, यदि आपको लग रहा है कि और कोई क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप कर सकते हैं, वो भी क्लास आपके लिए जो महत्वपूर्ण लगे वो करिए, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, है ना। चलिए आइए देख लेते हैं, ये समझ चुके होंगे बात को, जब भी समय मिले तो जरूर देखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं, अब जितने भी डायग्नोसिस की प्रक्रिया है, इतना डायग्नोसिस की प्रक्रिया है ब्रेस्ट के अंतर्गत, है ना। ब्रेस्ट के अंतर्गत सबसे पहले आपको बायोप्सी के अंतर्गत कौन सा लिए, बायोप्सी लिए, ब्रेस्ट बायोप्सी लिए, और ब्रेस्ट बायोप्सी के बाद आइए एक एक बात कर लेते हैं सर, ठीक है, उसके बाद हम फिर से आते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ब्रेस्ट आपको बायोप्सी के अंतर्गत ये डायग्नोसिस मान के चलिए कि ये करवाया जाता है, और उसके बाद है मेमोग्राफी होती है, मेमोग्राफी के अंतर्गत उसके बाद कौन सा, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के बाद यहाँ पर आपको ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड का ही है, ब्रेस्ट एमआरआई है। ये सभी प्रक्रिया जब हो जाती है उसके बाद जांच की प्रक्रिया जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आप देखेंगे कि रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट में दो प्रकार का रिपोर्ट आता है ना। चलिए रिपोर्ट हम लोग देखते हैं कि जब रिपोर्ट किया जाता है डॉक्टर या जो जांच की प्रक्रिया हो जाती है तो वहां पर रिपोर्ट आती है, दो प्रकार की आती है, और ये दो प्रकार कौन कौन सा है आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पर है ट्यूमर, और ट्यूमर ही है था, क्योंकि ट्यूमर जब पता चला तो ट्यूमर के ही बारे में तो रिपोर्ट आएगा। तो ट्यूमर जो है दो प्रकार की होगी, कितने प्रकार के ट्यूमर होगी, तो ट्यूमर जो है दो प्रकार की होती है, और ये ट्यूमर होती है सबसे पहला जो है बिनाइन होती है, और दूसरा जो है आपको मैलिग्नेंट होती है ना। हिंदी में थोड़ा सा अजीब नाम है, सौम्य नाम है, और क्या नाम है, घातक नाम है। तो हिंदी वाला छोड़ दीजिए, इंग्लिश वाला याद रखिए, बिनाइन होती है और क्या होता है, मैलिग्नेंट। इसी वजह से दोनों नामें लिख दी हैं, यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो तो बिनाइन, और क्या होती है यहाँ पर बिनाइन होती है, इसको जी साइलेंट रहता है, तो बिनाइन, और उसके बाद क्या, मैलिग्नेंट होती है। अब देखते हैं बिनाइन किसको बोलते हैं, मैलिग्नेंट किसको बोलते हैं, एक एक बातें आपके लिए लिखे हुए। और बिनाइन जिसको कि 100 में बोला जाता है, बिनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। अब बात को पॉइंट को समझेंगे, यही तो भ्रांति होती है कि सभी ट्यूमर जो है कैंसर है, सभी ट्यूमर कैंसर नहीं है ना। आइए बात करते हैं। तो बिनाइन जो होती है ये जो है आपको सौम्य ट्यूमर देखने को मिल रहा है, ये सौम्य ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में ये नहीं फैलते हैं। जबकि जो आपको मैलिग्नेंट देखने को मिल रहा है, मैलिग्नेंट इसको घातक ट्यूमर के अंतर्गत रखा जाता है, ये कैंसर होते हैं। ये क्या होते हैं, कैंसर होते हैं, और शरीर के अन्य ऊतकों या अंगों पर जो ये हमला कर सकते हैं और फैल सकते हैं। जो आपको इमेज दिखाई थी शुरुआत में, जो है चेस्ट वाल का इमेज दिया था, पेक्टोरियल का इमेज, तो ये उसको टप सकता है, यदि सही समय पर जो है इलाज नहीं होती है तो ये जो है उससे बाहर जो है फैल सकती है। और जैसे यदि चेस्ट के पास चला गया है ना, तो चेस्ट वाल से सीधी सी बात है कि चेस्ट के बाद तो धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। तो वहां पर ये घातक, इसी वजह से इसका नाम ही है घातक। हिंदी में तो घातक लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश वाला याद रखेंगे, इंग्लिश वर्जन में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट बोलते हैं। तो मैलिग्नेंट जो है ट्यूमर जो है कौन सा ट्यूमर है, कैंसर ट्यूमर है। जबकि बिनाइन जो आती है तो बिनाइन क्या है, कैंसर नहीं है। और बिनाइन को कैसे आसानी से जो है ऑपरेट करके ये निकाल दिया जाता है, और बिनाइन को ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है ना। लिखा हुआ भी यहाँ पर है कि जो बिनाइन ट्यूमर है अक्सर सर्जरी से हटाया जा सकता है, आसानी से सर्जरी, हल्का सा कट किया जाता है और हल्का सा कट करके जो है ये सर्जरी करके हटा दिया जाता है, जो कि कैंसर नहीं है। आइए दोनों पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर यदि देखते हैं, ये जो स्तन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको दोनों इमेज दिया हुआ है ना। बिनाइन लंप भी लिया गया है और कैंसर जो आपको लंप होती है ये भी लिया गया है, ठीक है। अब ये जो आपको देखने को मिल रहा है, अब डॉक्टर रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट देता है या बिनाइन है, तो बिनाइन को क्या किया जाएगा, सीधी सी बात है कि यदि किसी प्रकार की यदि गांठ है, और गांठ जरूरी है, आपको बार बार आपको बोलना पड़ रहा है इस बात को कि सभी गांठें कैंसर नहीं है। यदि बिनाइन के अंतर्गत आया है, रिपोर्ट यदि डॉक्टर देता है, जो भी जांच होती है, जांच के अंतर्गत बायोप्सी हुई है, उस बायोप्सी में आता है कि बिनाइन है, तो बिनाइन को आसानी से जो है इसको कट करके जो है
शरीर से निकाल दिया जाएगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले भविष्य में भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि मैलिग्नेंट के अंतर्गत है, ये क्या है मैलिग्नेंट, इसका अर्थ क्या है, ये कैंसर हो चुका है ना, आप देर कर चुके हैं और देर के अंतर्गत जो है ये शुरुआती है कैंसर का ये रूप हो चुका है। अब जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर के बारे में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब आते हैं ट्रीटमेंट पर आते हैं। जब कैंसर किसी को हो जाएगा तो क्या ट्रीटमेंट ही होगी, है ना। चले चले क्या हो चुका है, सब कठिन क्लास लग रहा है या क्या लग रहा है, ये तो बताइए कि कठिन क्लास है या क्या लग रहा है। आप लोग सभी भाग रहे हैं, है ना। चलिए गुड इवनिंग जो लिख रहे हैं तो गुड इवनिंग, है ना। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा जानकारी है, जानकारी देख लीजिए, है ना। नॉर्मल दिन तो आप लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है, सभी बातें आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी बातें आप पढ़ते हैं सभी दिन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ी सी जानकारी है, तो जानकारी को जो है जरूर देखिए और साथ साथ जो है आसपास वाले को शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। आइए बात करते हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट के अंतर्गत, और ट्रीटमेंट के अंतर्गत जो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या आता है, साइटोटॉक्सिस आपको ड्रग्स, है ना। कौन सा ड्रग्स, ये जो है साइटोटॉक्सिस ड्रग्स। क्या नाम है दवाई का, तो साइटोटॉक्सिस। और ये कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, कहना नामुमकिन है कि साइटोटॉक्सिस, है ना। आपको बताएंगे और क्या क्या पूछा गया है। साइटोटॉक्सिस ये ड्रग्स जो है, साइटोटॉक्सिस दवाएं है, कोशिका को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली ये दवाएं है। कोशिका को क्या कर रहा है, क्योंकि कोशिका ही तो अनकंट्रोल वृद्धि हो रही है, तो अनकंट्रोल और फास्ट में रैपिड है, तुरंत तुरंत एकदम कोशिका वृद्धि कर रही है। तो ये जो कोशिकाएं वृद्धि हो रही है, इसी को ये क्या दवाई क्या करती है, साइटोटॉक्सिस की दवाएं कोशिका को नष्ट करने के लिए लिखे हैं कि कोशिकाओं को जो है ये दवाई का क्या काम है, कोशिका को नष्ट करना है। तो जो कोशिका एक तरह से परेशान करेगा, तो उस कोशिका को ये जो फास्ट ग्रोथ हो रहा होगा, जल्दी एकदम ग्रोथ है, स्पीड में ग्रोथ हो रहा, उस कोशिका को ये नष्ट करेगा। विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं के मारने के लिए कीमोथेरेपी दवाओं के रूप में जो है ये कोशिका विभाजन को रोककर काम करते हैं ना। कीमोथेरेपी का नाम बार बार सुनते होंगे कि कीमोथेरेपी किसको दिया जाता है, तो कैंसर वाली बीमारी को दिया जाता है ना। तो कीमोथेरेपी दवाओं के रूप में ये कोशिका विभाजन को जो रोक करके ये काम करते हैं, और दवाई का नाम क्या है, साइटोटॉक्सिस ड्रग्स। चूंकि कैंसर कोशिकाएं अक्सर स्वस्थ कोशिकाओं की तुलना में तेजी से क्या करती है, विभाजित करती है। यही तो बात बोल रहे हैं, ये तेजी से अपना ग्रोथ करती है ना, जल्दी जल्दी ये अपना ग्रोथ करती है कि हमको जनसंख्या बढ़ाना है और स्वस्थ कोशिका को मार के तुम्हारा भोजन करना है। इस वजह से आपको बता भी चुके कि वजन व्यक्ति का कम होते जाता है। तो चूंकि कैंसर कोशिकाएं अक्सर स्वस्थ कोशिकाओं की तुलना में जो है तेजी से विभाजित होती है, इसलिए ये दवाएं इन दवाओं के प्रति जो है विशेष रूप से संवेदनशील होती है। ठीक है, ये कोशिका क्या होती है, ये साइटोटॉक्सिस। अब बात करते हैं इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। दुष्प्रभाव क्या है, अब देखते होंगे क्या कि जिनको कैंसर हो जाता है या दवाई का उपयोग किया जाता है, उनका जो है बाल चला जाता है। देखे होंगे बहुत सारी हीरोइन भी देखे होंगे, सोनाली बेंद्रे देखे होंगे कि कुछ दिन पहले जो है, उसके बाद महिमा चौधरी, और फिर से बाल, ऐसा नहीं कि बाल फिर नहीं आता है, बाल आता है, लेकिन जब दवाई का प्रयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, तो बाल चला जाता है। और बाल के साथ साथ जो है पुरुष वर्ग में, और पुरुष वर्ग की ही बात कर लेते हैं यहाँ पर, खास करके एक आपको बताते हैं जो जिनको बोन कैंसर हो जाता है, जो हड्डियों संबंधित यदि बात करते हैं जिनको होता है कैंसर, वहां पर भी यदि कीमोथेरेपी इस तरह का दिया जाता है, तो वहां पर अब पुरुष वर्ग में जो अब क्या है, किस कोशिका जो जल्दी से कोशिका ग्रोथ करती है, वो कोशिका क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो क्षति, अब बाल वाला कोशिका क्या है, तुरंत तुरंत रिग्रोथ करती है, तो इसी वजह से बाल जो है चला जाता है ना। और पुरुष वर्ग में जो व्यक्ति, या कह सकते हैं जो जो 34-35 के एज के आसपास, कह सकते हैं कि 34-35 के एज वाले होंगे, उनको जो है बोला जाता है कि स्पर्म जो है, स्पर्म भी जो है क्षतिग्रस्त होती है, क्योंकि स्पर्म का भी जो है क्या होती है, जल्दी जल्दी एक तरह से विकास होता है। तो जितने भी शरीर में जो भी कोशिका, थोड़ा सा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, यही आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुष्प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि साइटोटॉक्सिस जो ये दवाएं होती है, तेजी से विभाजित होने वाली अन्य कोशिकाओं जैसे अस्थि मज्जा, जो अस्थि मज्जा होती है, और बाल के रोम, जो बाल के रुआ होते हैं, जो शुरुआती रोम होती है, तो बालों के रोम और पाचन तंत्र में मौजूद कोशिकाओं को भी जो है प्रभावित कर सकती है। और इस दवाई का जब प्रयोग किया जाता है तो वोमिटिंग बहुत ज्यादा आती है ना। ये दवाई का प्रयोग कठिनाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा कष्ट है, ठीक है। तो इनके इसका जो दवाई का जो वोमिटिंग रोकने के लिए दवाई होती है, वो दवाई भी जो है 3000-3500 के आसपास एक दवाई का टेबलेट का दाम होती है, जो कि समझ रहे हैं कि सभी दवाई महंगी दवाई इसका आता है। तो साइटोटॉक्सिस जो होती है, ये आम दुष्प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि साइटोटॉक्सिस दवाएं, समझ रहे होंगे कि तेजी से विभाजित होने वाली, क्योंकि तेजी से विभाजित होने वाले मार रहा है उसी कोशिका को ना। कैंसर क्या होती है, तेजी से विभाजित होती है, तो जो तेजी से विभाजित होती है उसको मारना है, और उसके साथ साथ जो है जो और शरीर में अन्य तेजी से कोशिका हो रही होगी, विभाजित हो रही होगी, उसको भी मार देता है। इसी वजह से जो है बाल जो है चले जाते हैं, है ना।
तो साइटोटॉक्सिक दवाएं जो है तेजी से विभाजित होने वाली अन्य कोशिकाओं जैसे कि अस्थि मज्जा, बालों के रोम और पाचन तंत्र संबंधित जो मौजूद कोशिका होती है उसको भी प्रभावित ये कर सकती है। इसका दुष्प्रभाव भी होती है, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। अब आइए, एक आपके आसपास में फूल देखने को मिलता होगा और ये फूल से जो है दवाई तैयार की जाती है। और ये फूल कौन सा है? ये फूल आपके लिए इमेज भी आपको दिया है, विंग आपको विनका रोजिया है। क्या है? विनका रोजिया। ये कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली विनक्रिस्टाइन और विन आपको ब्लस्टाइन दवाओं का ये एक स्रोत है। दो दवाएं, बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन बहुत सारी दवाएं में जो है कैंसर का एक दवाई है आपको विनक्रिस्टाइन और विन आपको ब्लस्टाइन दवाई होती है। और विन क्रिस्टाइन और विन ब्लस्टाइन जो किससे प्राप्त होती है? विन का आपको रोजिया। ये जो आपको फूल देखने को मिला होगा, यदि आसपास में कहीं पर देखे होंगे तो ये जो फूल देखते होंगे, इन्हीं से, इसी फूल से ये दवाई तैयार की जाती है। अब ऐसा नहीं कि फूल को लेकर खाने लगिएगा, ठीक है? तो ये जब किसी को हो जाता है तब उपयोग में किया जाता है ना। तो विन का रोजिया एक आपको फूल है और विन का रोजिया इसमें क्या पाई जाती है? ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। आपको विन का रोजिया जो है विन क्रिस्टाइन और विन ब्लास्टाइन पाई जाती है ना। केमिकल कह सकते हैं कि केमिकल इसमें पाई जाती है और यही केमिकल जो है इसी केमिकल से तैयार होती है। क्या पाई होती है? दवाई, है ना। रसायन कह सकते हैं, केमिकल नहीं कह सकते, रसायन कह सकते हैं। इसमें जो है वही इंग्लिश में तो केमिकल ही कह दीजिएगा। यहाँ पर जो है ये आपको केमिकल कह सकते हैं कि पाई जाती है। और विन क्रिस्टाइन और क्या आपको विन ब्लस्टाइन किसमें? तो विन का रोजिया में। किस फूल में? तो ये विन का रोजिया फूल में। और ये जो है दवाई तैयार करती है। कौन सी दवाई? कैंसर से लड़ने के लिए दवाई तैयार करती है। और एक और फूल है, ये फूल जो है हिमालय में कह सकते हैं कि 5000-6000 की फीट की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। और इस फूल का नाम है, इस तरह से आ जाता है। ये फूल तो आप इमेज देख रहे हैं, ये फूल आपके ये है। और इस फूल का नाम क्या है? इस फूल का नाम है टेक्सास पकाटा। क्या नाम है? टेक्सास पकाटा, ठीक है। याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। इस फूल का नाम है टेक्सास पकाटा। और टेक्सास, इसको हिंदी में बोलते हैं यू वृक्ष के नाम से बोला जाता है। यू वृक्ष के अर्क विशेष रूप से जो है ये टेक्सोल नामक यौगिक का उपयोग करके कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार में ये जो कैंसर कोशिकाओं से बढ़ने से रोककर काम करती है ना। जो कैंसर जो कोशिका बढ़ती है उसको रोकने में कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा भाषा नहीं लिखा हुआ है सही से। जो टेक्सोल नामक यौगिक आपको देखने को मिलता है, ये क्या काम करती है? जो कोशिका तेजी से बढ़ती है उसको भी ये रोकने में ये कामयाब होती है। इसी वजह से जो है कैंसर की कोशिकाओं को कह सकते हैं रोकने के लिए ये दवाई का प्रयोग किया जाता है और टेक्सास पकाटा से ये प्रयोग किया जाता है। और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में प्रभावी है ये कौन सा? टेक्सास आपको पकाटा। लेकिन ध्यान रखना है, अब ये जरूरी नहीं कि आप इसको तोड़ लीजिए, वैसे तो आपके क्षेत्र में ये नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो टेक्सास पकाटा जो है महत्वपूर्ण है। यह एक अत्यधिक क्या है? विषैला पौधा है। ये भी खास करके जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? अत्यधिक विषैला है और इसका उपयोग केवल चिकित्सीय रूप में प्रशिक्षित डॉक्टरों की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। और ये इमेज के साथ साथ जो है आपको देखने की आवश्यकता है। ये आप देख ले रहे हैं, ये जो फूल देखने को मिल रहा है ना, और इस फूल का नाम क्या है? टेक्सास पकाटा, जो कि कैंसर के लिए उपयोगी ये फूल है, ठीक है। यहाँ से जो है दवाई का प्रयोग किया जाता है। कौन सा नाम है? टेक्सास में। तो दो फूल आप याद रखेंगे, एक तो टेक्सास पकाटा और दूसरा जो फूल आपको देखने को मिल रहा है विन का रोजिया। और विन का रोजिया में याद रखिएगा विन क्रिस्टाइन और विन ब्लास्टिन इसमें रसायन पाई जा रही है। समझ रहे हैं बात में? थोड़ा सा कठिन आपका क्लास हो रहा है ना। बिरजल वरुण जी, चलिए आप आप बिरजल जी पूछ रहे हैं, गुड्डू जी से पूछ रहे हैं। चलिए आप लोग बातचीत अपने में कर रहे हैं, चलिए ठीक है। और बिरजल जी, वरुण जी जो है सुबह वाले छात्र है, ठीक है। करंट अफेयर्स में डेली बने हुए रहते हैं, लेकिन कल से थोड़ा सा करंट अफेयर्स बाधित रहेगी। लेकिन मेरे स्थान पर जो है सर लेंगे क्लास, है ना। करंट अफेयर्स की क्लास होगी लेकिन आपके लिए सर लेंगे। जब तक हम एब्सेंट रहेंगे तब तक जो है आपका क्लास सर लेंगे, ठीक है। अनूप सर ही क्लास लेंगे, है ना। चलिए, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? यदि किन्हीं को, यहाँ पर आपको बात कर, ये तो थोड़ा सा बीच में आपके लिए बता दिए थे, ऐसे बता दिए थे, ये बताए थे कि यदि बिनाइन है तो बिनाइन क्या है, तो स्वाभाविक बात है कि इसको हटाया जा सकता है आसानी से। इसका क्या किया जाएगा? कह सकते हैं कि इस थोड़ी सी कह सकते हैं कि कट करके इसको हटा दिया जाएगा शरीर से, है ना। और उसके बाद यदि किन्हीं को पता चलता है, क्या पता चलता है कि कैंसर जनित यदि ट्यूमर है, क्या है? कैंसर जनित यदि ट्यूमर है तो क्या किया जाएगा, तो उस पर बातचीत करते हैं, ठीक है। आइए बात करें उस पर, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, ठीक है। अब बिनाइन जो है थोड़ा सा ऑपरेट करके उसको हटा दिया जा सकता है। यदि कहीं पर बिनाइन करने का मतलब सौ में जो कि ट्यूमर तो है लेकिन वो कैंसर नहीं है, क्योंकि उससे पता चल गया है, बायोप्सी से पता चल गया है कि कैंसर नहीं है, तो उनको हल्का सा ऑपरेट करके, हल्का सा कट करके ऑपरेट करके आसानी से उसकी सर्जरी कर दी जाती है। कोई दिक्कत नहीं होता है ना, आसानी से।
अब आते हैं यदि किन्हीं को मेलिग्नेंट के अंतर्गत आता है, यहाँ पर जो है उसके बाद बात करते हैं कि यदि पता चल गया कि कैंसर है, तो कैंसर है तो क्या किया जाएगा। तो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी क्या होती है, ये भी आपको देखने को होता है। स्तन कैंसर के उपचार में जो है सर्जरी का उपयोग कैंसर को निकालने के लिए किया जाता है, जिसका दो प्रमुख प्रकार है। क्या है? दो प्रमुख प्रकार है। तो एक तो है क्या है, लंपेक्टोमी है। अब नाम देखिए, ये सब पूछा जाता है कि लंपेक्टोमी जो है क्या है, कहां पर इसका प्रयोग होती है। तो लंपेक्टोमी जो है जिसमें केवल ट्यूमर और उसके आसपास के कुछ सामान्य उत्तक को क्या करते हैं, हटाते हैं, है ना। हिंदी में आसान है लिखा हुआ स्तन संरक्षण आपको सर्जरी लिखा हुआ है कि स्तन को बचा करके जो है काम इसमें किया जाता है। कि लंपेक्टोमी क्या होती है, केवल किसको, तो केवल ट्यूमर को। यहाँ पर ध्यान रखेंगे अच्छे से कि लंपेक्टोमी में क्या किया जाता है, लंपेक्टोमी में केवल ट्यूमर और उसके आसपास के कुछ सामान्य उत्तक को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर आपके लिए इमेज है, और इमेज में क्या है, इस जगह जो आपको देखने को मिल रहा है ये ट्यूमर है ना। इस जगह यदि लग रहा है कि लिम्फ में इस जगह ट्यूमर है, इसको क्या किया जाएगा, इस पर जो है सर्जरी किया जाएगा। और इस ये लेकिन कौन सा, मेलिग्नेंट के अंतर्गत आ रहा है, जो इसमें पता चल चुका है कि कैंसर है। तो ये जो है इसको हल्का से यहाँ पर क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा। और कट के अंतर्गत यहाँ पर देख रहे हैं कट है ना, तो ये जो आपके लिए है क्या है, इस जगह कि ये कट किया गया है। और कट के अंतर्गत यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा उत्तक को काट करके जो है इसको हटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद क्या किया जाएगा, आइए बातचीत करते हैं। अब देखिए एक और इसी जगह नाम देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। एक तो आपको यहाँ पर क्या लिखा है, दो आपको जिसके दो प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहला क्या, आपको लंपेक्टोमी होती है, जहां पर क्या केवल ट्यूमर और उसके आसपास के उत्तक को हल्का सा काट करके जो है हटा दिया गया। और यहाँ पर जो है स्तन क्या रहेगा, पूरी तरह से रहेगा, है ना, स्तन को नहीं हटाया जाएगा, थोड़ा सा कट किया गया, ठीक है। अब आते हैं इस जगह बातचीत करते हैं। अब है दूसरा जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि, और यहाँ पर लिखा हुआ आपको मास्टेक्टोमी लिखा हुआ है, मास्टेक्टोमी है ना, मास्टेक्टोमी। और मास्टेक्टोमी क्या होती है, यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी जिसमें पूरा स्तन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब देखिए ये महिला का ही है शरीर, है ना, और महिला के शरीर में ये क्या कहता है, यहाँ पर जो कट किया जाता है पूरी तरह से स्तन को काटना पड़ता है, हटाना पड़ता है, पूरी तरह से स्तन को हटाना पड़ता है। और इसका नाम क्या होता है, इसको मास्टेक्टोमी के अंतर्गत रखा जाता है। पूरी तरह से जब स्तन को हटाया जाता है तो मास्टेक्टोमी, और जब हल्का सा कट करके हटाया जाता है इसको लंपेक्टोमी बोला जाता है। और ये दोनों जो है कैंसर का रूप है। और इसके बाद रेडियोथेरेपी दी जाती है। क्या की जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है। रेडियोथेरेपी थोड़ा सा जान लेते हैं, रेडियोथेरेपी क्या होती है, आइए बात करते हैं। रेडियोथेरेपी ये विकिरण चिकित्सा उच्च ऊर्जा वाली किरणों और प्रोटॉन अन्य कणों के उपयोग का किया जाता है। यहाँ पर उपयोग किया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करके उन्हें चुनिंदा रूप से नष्ट कर देते हैं। इससे कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित जो वृद्धि होती है, कैंसर आपको बताते हैं अनियंत्रित वृद्धि होती है, तो अनियंत्रित जो वृद्धि होती है उसको वहां पर क्या होती है, ये रुक जाती है, अनियंत्रित वृद्धि, है ना। और उनका आगे फैलना बाधित हो जाता है। डॉक्टर को पता चल जाता है कि जैसे कि किनको किया जाएगा मैस्टेक्टोमी और किनको किया जाएगा लंपेक्टोमी। जिनका कम फैला हुआ है तो वहां पर जो है लंपेक्टोमी से काम चल जाएगा, जिनका अधिकांश फैल चुका है तो वहां पर जो है मैस्टेक्टोमी किया जाएगा। और उस वजह से वो तो डॉक्टर बताएगा कि कौन सा भाग होगा, कहां पर क्या होगा। इससे कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि जो है रुक जाती है, उससे आगे नहीं फैलेगा, है ना। इसीलिए जो है थेरेपी दी जाती है, उनका आगे फैलना बाधित होता है। और स्तन कैंसर के रेडियोथेरेपी उपचार में जो प्रभावित स्तन पर विकिरण डाला जाता है। क्या किया जाता है, जहां पर भी प्रभावित चीज वहां पर विकिरण का प्रभाव किया जाता है। और बगल के नीचे या जो कॉलर बोन होती है, खासकर जो कॉलर बोन आपको देखने को मिलता है, तो कॉलर बोन पर जो है स्थित लिम्फ नोड्स आपको पहले इमेज दिए थे कि लिम्फ नोड्स यदि प्रभावित हो तो वहां पर भी जो ये विकिरण डाला जा सकता है। समझ रहे बात को। और स्तन कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी आमतौर पर जो है स्तन से ट्यूमर उत्तक को सर्जरी के द्वारा जो है हटाने, या कभी कभी पूरे स्तन को उत्तक से हटाने के बाद जो है दी जाती है। ये तो पहले ही बता चुके हैं कि जैसे ही ट्यूमर को हटाया जाएगा उसके बाद जो है दिया जाएगा क्या, रेडिएशन आपको थेरेपी दी जाती है ना। ये रेडिएशन थेरेपी दी जाती है ताकि ट्यूमर और भविष्य में पुनरावृत्ति का जोखिम पैदा करने वाले किसी भी अवशेष को जो है पूरी तरह से हटाया जा सके, है ना। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो जोखिम पैदा करने वाली कोशिका हो सकती है उसके अवशेष को पूरी तरह से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये सभी बातें आप लोगों के लिए बता चुके हैं। और यहाँ पर जो है रेडिएशन एक बार देख लेते हैं। रेडिएशन जो दी जाती है, रेडिएशन जिस भाग पर जो स्तन का लगता है कि हाँ जहाँ पर लंपेक्टोमी किया जाएगा या मैस्टेक्टोमी किया गया है, या उससे पहले भी उसके बाद भी उस पर जो है ये रेडिएशन की प्रभाव किया जाता है ना। यहाँ पर आपके लिए इमेज देख रहे हैं कि इमेज इस तरह से तैयार होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या, आप यहाँ पर है कीमोथेरेपी। आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो कीमोथेरेपी में क्या होती है ये जानते होंगे, ये वैसे आ चुका है। कीमोथेरेपी स्तन कैंसर एक आम इलाज है, ये
आसान सा है ना। कीमोथेरेपी स्तन कैंसर का क्या है, एक आम इलाज है। यह स्तन में मौजूद स्तन से फैल चुकी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने करके ये काम करती है। और कैंसर विशेषज्ञ अक्सर जो है स्तन कैंसर की सर्जरी से पहले या बाद में जो है कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं। कीमोथेरेपी तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी का ये आम इलाज होती है जो कि स्तन कैंसर के लिए ये काम करती है, ठीक है। और यहाँ पर जब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है कैंसर संबंधित, यहाँ पर एक नाम ले लेते हैं। वो नाम है, वैसे ब्रेस्ट कैंसर में इसका उपयोग नहीं होती है, लेकिन इसी जगह नाम ले लेते हैं क्योंकि ये जो है प्रश्न पूछा गया है। और ये क्या है, आप यहाँ पर जो है कार्टी सेल थेरेपी है। क्या होती है कार्टी सेल थेरेपी? कार्टी सेल के यहाँ पर है, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है कैमेरिकल आपको एंटीजन रिसेप्टर्स होती है। यह एक प्रकार का उपचार है जिसमें रोगी की टी कोशिकाओं का, टी कोशिका WBC का भाग होती है, जानते होंगे कि जिसमें रोगी की टी कोशिका है ना, रोगी की टी कोशिका जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षी तंत्र का एक प्रकार होता है। और प्रतिरक्षी तंत्र का एक प्रकार की कोशिका को क्या किया जाता है, प्रयोग में, प्रयोगशाला में इस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है कि वे कैंसर कोशिकाओं पर हमला कर सके। अब देखिए, आप बता रहे थे कि आपको एक म्यूटेटेड क्या हो जाती है, म्यूटेटेड DNA होती है ना, या सेल कह सकते हैं कि एक सेल क्या होती है, म्यूटेटेड हो गई। और म्यूटेटेड सेल, अब इसको मारने के लिए क्या किया जाएगा, तो शरीर में क्या पाई जाती है, WBC, और WBC का टी कोशिका किसी भी पर काम करती है। कोई भी बाहर से यदि कोई आ गया है, कोशिका या कुछ भी आ गया है, तो उसको मारने का काम करता है। रोग प्रतिरोधी के अंतर्गत ये काम किया जाता है, लेकिन इसको नहीं मार पाता है। जब रोगी नहीं मार पाता है तो जो पेशेंट होती है उसी पेशेंट से क्या किया जाता है, उसी पेशेंट के शरीर से लिया जाता है, रक्त को लिया जाता है ना, लिखा हुआ है टी कोशिका रोगी के रक्त से ली जाती है। क्या जो पेशेंट होते हैं उसी से रक्त ली जाती है, फिर रोगी की कैंसर कोशिकाओं पर जो मौजूद एक विशेष प्रोटीन उससे जोड़ देते हैं, है ना, एक विशेष प्रोटीन को जुड़ने वाले विशेष रिसेप्टर को जीन प्रयोगशाला में एक इन कोशिकाओं पर क्या कहता है, जोड़ा जाता है, जो कि मारेगा, किसको मारेगा, ये मारेगा जो कैंसर सेल है उसको मारने का ये काम करता है ना। विशेष प्रोटीन उस पर जोड़ दिया जाता है, जैसे ही उसको देखेगा कि ये कैंसर वाला कोशिका है उसको मार देगा। और इसका जो है बहुत सारा एक तरह से क्या कर लिया जाता है, पूरी तरह से कह सकते हैं विकसित किया जाता है रिसेप्टर। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है कि विशेष रिसेप्टर को जो है कैमेरिकल एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है, वही फुल फॉर्म लिख दिया है। और प्रयोगशाला में बड़ी संख्या में कार्टी कोशिका विकसित की जाती है और रोगी को जो है इन्फ्यूजन द्वारा ये दी जाती है। और कार्टी सेल थेरेपी का उपयोग जो है कुछ प्रकार के रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है और अन्य प्रकार के कैंसर के उपचार में भी इसका अध्ययन अभी किया जा रहा है। खास करके ये किसके लिए है, ये आपको बता ही चुके हैं कि ये है खास करके रक्त कैंसर। और रक्त कैंसर जो है यहाँ से पूरी तरह से जो है संभव हो सकता है इलाज, रक्त कैंसर का पूरी तरह से इलाज संभव है वर्तमान पर। किस थेरेपी से, ये थेरेपी है, यहीं पर प्रश्न यहाँ पर ले चुके हैं, इस वजह से ले लिया कि ये प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है ना, इसी वजह से ये प्रश्न ले लिया है कि रक्त कैंसर जो है पूरी तरह से यहाँ से इसका इलाज संभव है। और ये नाम है कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के द्वारा टी सेल आपको थेरेपी कहा जाता है इसको, इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कार्टी सेल थेरेपी लिखा हुआ है। नेक्स्ट कार्टी भी है, आगे हम यहाँ पर अब छोड़ देते हैं, बहुत सारा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, लेकिन अभी क्लास नहीं खत्म हो रही है, कुछ कुछ भ्रांति भी है और कुछ कुछ जो है कैसे दूर रह सकते हैं ये भी आपसे बातचीत करते हैं, अंतिम में बातचीत करके चलेंगे, है ना। चलिए आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, आप लोग क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, आपका कमेंट आज हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि कमेंट क्लास है लंबी, क्लास तो समझ रहे हैं कि क्लास लंबा चल रहा है, इस वजह से कमेंट आपका ले नहीं पा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, कोई बात नहीं है। आप लोग लेकिन बताएंगे कि क्लास आपके लिए कैसा रहा, क्या रहा, आपके लिए बेहतर है क्लास या फिजूल क्लास है, क्या है नहीं है, सभी बातें शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्लास मेरे अनुसार से अच्छी क्लास है और आप लोगों को देखनी चाहिए ये क्लास, ठीक है। आइए बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर से कैसे दूर रह सकते हैं, है ना, कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे दूर रह सकते हैं। जो युवती हैं, खास करके युवतियों के बता रहे हैं कि कैसे दूर रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सेल्फ एग्जामिन होती है कि कैसे अपने आप को जांच करें। सबसे पहले तो जांच करना पड़ेगा, अपने शरीर को जांच करना पड़ेगा कि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई परेशानी तो नहीं है। यदि आप कैसे जांच करेंगे, तो जांच की प्रक्रिया भी बता रहे हैं ना, तो जांच कैसे कर सकते हैं, अपने शरीर को कैसे जांच कर सकते हैं। और यदि मासिक धर्म प्रारंभ है, जिस भी युवती को मासिक धर्म यदि प्रारंभ हो चुका है, तो मासिक धर्म समाप्त होने के 7 से 10 दिन के बाद, है ना, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मासिक धर्म जिस दिन मासिक धर्म मान लेते हैं कि आज समाप्त हुआ है, आज से 7 से या 10 दिन के बाद आपको क्या करना है, जांच करना है। 7 से 10 दिन के बाद सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस दौरान जो है स्तन क्या होता है, सबसे कोमल होता है। स्तन क्या होता है, यहाँ पर सबसे कोमल होता है, जिससे गांठ या बदलाव का पता लगाना आसान होता है अपने आप में। यदि छोटी गांठ है तो पता लगाना संभव नहीं है, और आपको बता ही चुके कि जिनका घना
आता है, क्या चीज आता है, स्तन आता है, तो वहां पर भी जांच करना थोड़ा सा कठिन, इसीलिए वहां पर करवाया जाता है क्या, एमआरआई करवाया जाता है। लेकिन आसान तरीके से अपने आप में भी जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और महिलाएं अपने आप का शरीर को तो जांच कर ही सकती है ना, जिससे गांठ या बदलाव का जो है पता लगाना आसान होता है। और ये आप याद रखेंगे कि जब, अब देखिए बताते हैं, जिन महिलाओं को मासिक धर्म नहीं आता है तो वह जो है हर महीने कोई एक निश्चित तारीख याद कर लेगा, लेकिन प्रत्येक महीना करना होगा। ऐसा नहीं कि आज किए उसके बाद एकदम सही है, प्रत्येक महीने के बारे में बात कर रहे हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म नहीं आता है तो कोई एक निश्चित तारीख आप डिसीजन कर ले कि हाँ आज ये तारीख है, उस तारीख को जो है प्रत्येक आपको नियमित करते रहना, प्रत्येक माह के नियमित आपको उस तारीख को जांच करते रहना होगा। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि आईने के सामने में आपको कब जाना है। तो आईने के सामने में उस वक्त जाना है जब आपका ये मासिक धर्म समाप्त हो चुका है, 7 से 10 दिन हो चुका है, तो आपको स्नान करना है। और स्नान करने के बाद अपने आईने के सामने में जो खड़ा होके जो है आपको जो है अपना स्तन को जो है देखना होगा, और हाथों को जो है एक तरह से कूल्हे पर रख करके जो है फिर सिर के ऊपर जो उठा करके या किसी भी तरह से, जरूर नहीं, इसी तरह से अपने स्तन को पूरी तरह से जो है हल्का प्रेस करके जो है आप देखेंगे कि हाँ किसी प्रकार का कोई गांठ है या नहीं है। क्योंकि उस वक्त सबसे बेहतरीन तरीका होता है जांच करने का, क्योंकि उस वक्त आपको बता ही चुके कि सबसे कोमल उस वक्त स्तन होता है। ठीक है, इस तरह से आपको दिखा रहे, इमेज दिखा रहे, इस इमेज को आप समझेंगे कि कैसे हल्का सा जो है एक हाथ से क्या करेंगे, एक हाथ से हल्का सा प्रेस लगाएंगे और दूसरे हाथ से जो है गोलाकार के आकार में जो है जांच करेंगे कि क्या किसी प्रकार का कोई परेशानी तो नहीं है स्तन में। यदि स्तन में किसी प्रकार का परेशानी, हल्का सा भी परेशानी लग रहा है, तो तुरंत क्या करना है, डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। और एक तो ये जांच हुई, और एक दूसरा जांच की प्रक्रिया यहाँ पर सेल्फ एग्जामिन के अंतर्गत एक और बात कर लेते हैं। यदि आप लेट सकते हैं, और लेट करके क्या कर सकते हैं, 3 उंगली जो आपको देखने को मिल रहा है, 3 उंगली में खास करके कौन कौन सा, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इसको बोला जाता है तर्जनी बोला जाता है, बीच वाला को मध्यमिका बोला जाता है, और इसको अनामिका बोला जाता है। ये तीनों को जो है, तीनों उंगली को क्या करना है, अपने पोड़ों से जो है छोटे छोटे गोलाकार मोशन में जो है त्वचा के नीचे मध्यम और गहरे दबाव के साथ, हल्का दबाव के साथ ये जो है यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है गोलाई के साथ जो है क्या करना है, घुमाना है हाथ को हल्का प्रेस के साथ, ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर ऊपर, तो हल्का क्या करना है, प्रेस कर लगाना है और दबाव लगाना है, और दबाव के साथ जो है पूरे स्तन के जो है बगल के हिस्से की जो है जांच करना है। आसपास के भी जांच करना है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से स्तन के आसपास की भी जो है जांच करते जाना है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से यहाँ पर जो है हाथ घुमाना है। तो 2 तरीके से ये सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं, तो ये आसान तरीका है सेल्फ एग्जामिन का। अब ये तो हुआ ब्रेस्ट कैंसर से दूर रह सकते हैं, इस तरह से आप लगातार यदि आप जांच करते रह रहे हैं अपने शरीर की, तो अच्छी बात है ना। और जीवन शैली आप कैसा बना सकते हैं, जीवन शैली आपका कैसा रहना चाहिए जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर से आप दूर रह सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर से दूर रखने के लिए आपको रहना होगा, क्या करना होगा कि पौष्टिक आहार लेते रहना होगा, और फास्ट फूड से जितना बच सकते हैं। फास्ट फूड यदि लेते हैं तो आपके लिए खतरा है। क्यों खतरा है, आपको बताया है कि फास्ट फूड में रहता है, क्या रहता है, प्रिजर्व में रहता है, आपको बेंजोएट एसिड, बेंजोएट रहता है, जो कि आपको सीधी सी बात है कि बेंजीन जैसे ही आ जाएगा, बेंजीन जो है क्या कर देगा कि खतरा पैदा कर देता है। तो फास्ट फूड से बच के रहना होगा, और पौष्टिक आहार के अंतर्गत ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त आपको संतुलित भोजन करते रहना होगा। इससे क्या होती है, ब्रेस्ट कैंसर से दूर रह सकते हैं। दूसरी बात करें कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, और हर हफ्ते जो है कम से कम हफ्ता में 150 मिनट, यदि आप प्रतिदिन करना चाहते हैं तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट आपके लिए व्यायाम जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, बहुत जरूरी है एक्सरसाइज। और आजकल सबसे कम जो है यही है ना, एक्सरसाइज से लड़कियां क्या है, दूर है, बहुत ज्यादा दूर है ना। तो आपके आसपास यदि जिम है या कहीं पर भी है, योग है, किसी प्रकार से आप घर में भी है, आपको जरूर करना चाहिए। क्या शारीरिक रूप से जो है सक्रिय रूप से आप साइकिल चलाते हैं तो अच्छी बात है, या तेज चलते हैं, या आसपास तो चल ही सकते हैं, है ना, तो तेज चलना होगा थोड़ा सा, उसके बाद साइकिल चला सकते हैं, या आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग भी कर सकती हैं। तो ये सब जो है शारीरिक रूप से सक्रिय रहना होगा। कम से कम 150 मिनट कर सकते हैं कि आपको सप्ताह में, और यदि आप प्रत्येक दिन करते हैं तो कम से कम 30 मिनट तो जरूरी है। ठीक है, शराब से क्या होगा, शराब से बचना होगा, शराब का सेवन कम करें, या पूरी तरह से बंद कर दें, नहीं समाप्त कर सकते तो कम तो कर सकते हैं ना। तो शराब का सेवन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये पूरी तरह से बंद कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जोखिम को आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जोखिम को क्या करता है, शराब जो पूरी तरह से बढ़ाता है। धूम्रपान पहले भी बता चुके हैं कि धूम्रपान को क्या करना होगा, धूम्रपान से पूरी तरह से आपको दूर रहना होगा। और धूम्रपान में आपको बता चुके हैं आपको क्या एक्टिव और पैसिव दोनों रूप में। पैसिव वो होती है कि जो कोई पी रहे हैं और उसके आसपास आप खड़े हैं, और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि एक्टिव, जो सीधे सीधे जो है अंदर ले रहा है ना। तो धूम्रपान से दूर रहना होगा, और उसके बाद वजन नियंत्रित रखना होगा, ये भी सबसे प्रमुख कारण है ना। वजन, स्वस्थ वजन बनाए रखना होगा, और स्वस्थ वजन यदि बना के रखते हैं, आपको हाइट के हिसाब से जो है, जितनी आपकी हाइट है हाइट के हिसाब से वजन होता है शरीर का, है ना।
कि किस हिसाब से आपका हाइट है, उस हिसाब से कितना वजन बन रहा है, उतना आपको अपना कंट्रोल रखना होगा। आपको अब ऐसा नहीं कि वजन आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वजन, और वजन कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सरसाइज, प्रत्येक दिन जो है एक्सरसाइज। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ रहा है, ठीक है, कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रत्येक दिन जो है एक्सरसाइज करना होगा, है ना। वजन तब आपका नियंत्रित रहेगा। या आप खा रहे हैं फास्ट फूड, तो वजन तो आपका बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं खतरा पैदा होगा, तो ये ध्यान रखना है। और स्तनपान, स्तनपान कराने से जोखिम जो है कम होता है। अब स्तनपान किन के लिए है, जिनका शादी हो चुका है और उनको जो है एक बच्चा है, और जो भी है, जब स्तनपान का कराने का समय है, उचित समय जब भी उसके लिए होगा, तो स्तनपान यदि आप कर, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है कि स्तनपान नहीं कराती है, कि स्तनपान कि मेरा शरीर जो है खराब हो जाएगा, है ना, कि शरीर खराब नहीं होता है, तो शरीर खराब के डर से आप स्तनपान बच्चों को दूर रख रहे हैं, तो वो जोखिम पैदा करता है। तो स्तनपान कराने से क्या होता है, जोखिम कम होता है, तो स्तनपान जरूरी है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद कुछ कुछ भ्रांति है, उस पर भी हम एक नजर ले लेते हैं कि क्या क्या भ्रांति है, सामाजिक तौर पर जो है भ्रांति है, क्या क्या भ्रांति है, खास करके जो है ब्लैक ब्रा पर जो है काफी इसके पर भ्रांति है ना। आइए देख लेते हैं क्या है भ्रांति। तो सबसे पहला हम लोग एक एक नंबर से लेते हैं, भ्रांति क्या क्या देखने को मिलता है, उस भ्रांति पर भी हम लोग नजर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है सबसे पहला भ्रांति, आम भ्रांति है क्या, कि सामाजिक तौर पर जो फैली हुई है, उस भ्रांति में हम देखते हैं कि सच्चाई, उस भ्रांति की सच्चाई क्या है, उसको भी एक नजर पर ले लेते हैं, क्योंकि सामाजिक उद्देश्य से ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो वह भी बातें आप लोगों से करते हुए चलते हैं। यहाँ पर पहला भ्रांति है कि क्या ब्लैक यानी काले रंग की ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो सच्चाई क्या होती है, यह सिर्फ क्या है, एक झूठ है, मिथक के अंतर्गत आता है, और काले रंग की ब्रा से जो है पहनने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। और आपको जो ये रिपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आप अपने मन से दे रहे हैं, ये WHO का रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो WHO का रिपोर्ट दे रहे हैं, तो WHO की रिपोर्ट के द्वारा ऐसा किसी प्रकार का कोई सच्चाई नहीं कहा गया है कि कुछ होता है, ठीक है। तो ब्लैक रंग की ब्रा पहनने से जो है कहीं पर भी, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, लगता क्या है कि ब्लैक जो है अवशोषित करता है, किरणों को अवशोषित करता है, उससे पसीना ज्यादा मात्रा में आता है, और ये जो है ब्रेस्ट कैंसर, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किसी प्रकार का यहाँ पर जो शोध नहीं हुआ है, तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार से क्या ब्लैक ब्रा जो है किसी प्रकार से कैंसर के लिए कारण नहीं बनती है ना। तो ध्यान रखेंगे, इस पे बहुत सारा प्रश्न आता है, और बहुत सारा जो है सीधे तौर पर यहाँ से जो है डॉक्टर से ये प्रश्न पूछा जाता है ना। देखे होंगे, वीडियो में भी देखे होंगे, और आप लोगों के लिए भी बता देता है, यदि मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो मेरे वीडियो में भी ये आपको बता रहे हैं कि ब्लैक ब्रा पहनने से किसी प्रकार का कोई कैंसर नहीं होता है, ठीक है। और अगला भ्रांति क्या है, और अगला जो भ्रांति है उस पर भी नजर ले लेते हैं कि क्या नजर है। यहाँ पर है दूसरा जो भ्रांति देखने को मिलता है, अंडरवायर ब्रा होता है, ठीक है। अब जो लड़कियां होंगी उनको पता होगा, ठीक है, जो लड़के होंगे तो हो सकता है कि नहीं पता होगा, यदि आपकी महिला मित्र है तो आप अपने महिला मित्र से पूछ सकते हैं। अंडरवायर एक ब्रा होती है, और अंडरवायर ब्रा पहनने से पूछा जाता है, और लड़कियों को लगता है क्या है कि ये भी भ्रांति है कि अंडरवायर ब्रा पहनने से स्तन कैंसर होता है, ये प्रश्न है ना। भ्रांति यह है कि अंडरवायर ब्रा पहनने से स्तन कैंसर होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई क्या है, आइए देख लेते हैं। तो सच्चाई यह है कि ब्रा के चुनाव का जो है स्तन कैंसर से कोई सीधा संबंध नहीं है, सभी WHO का रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ब्रा के चुनाव से स्तन कैंसर से कोई, ये जितने भी आपको रिपोर्ट लिए हैं सभी लगभग WHO का रिपोर्ट है, तो ब्रा के चुनाव से जो है स्तन कैंसर से कोई संबंध नहीं है, यह एक निराधार मिथक है, झूठ है। और अच्छी फिटिंग वाली ब्रा जो है जरूरी है, पर इससे कैंसर नहीं होता है, किसी प्रकार का कैंसर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। और इस बात का एक बार फिर से आपके लिए लिख दिया है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अंडरवायर ब्रा या किसी अन्य प्रकार के परिधान पहनने से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कि जो आपको पहनने का है वह पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तीसरी जो भ्रांति आपको देखने को मिलता है सामाजिक तौर पर, क्या तीसरी भ्रांति है कि टाइट ब्रा पहनने से क्या ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो यहाँ पर भी सच्चाई क्या है उस पर लेते हैं नजर, एक नजर, कि आज तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई है, WHO का बारे में बात कर रहे हैं, कि आज तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिसमें कि यह कहा गया है कि टाइट ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो टाइट ब्रा पहनने से भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और सभी जितने भी रिपोर्ट आपको दे रहे हैं ये सभी WHO का रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। चौथी जो भ्रांति सबसे प्रमुख जो सामाजिक तौर पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, आइए बात कर लेते हैं। क्या ब्रा पहनकर सोने से बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, या खतरा बढ़ जाता है। तो ब्रा पहनकर क्या सोने से, यहाँ पर प्रश्न है कि क्या ब्रा पहनकर सोने से, लड़कियों सब में बहुत आम ये भ्रांति बैठी हुई है कि ब्रा पहनकर सोने से जो है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना हुआ रहता है ना। तो ऐसी बात नहीं है। सच्चाई क्या है इस पे एक नजर लेते हैं कि रात में ब्रा पहनकर सोने से जो है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता है ना। नहीं लगाए हुए हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं लगाए हुए हैं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है।
ब्रा पहनना पूरी तरह से सुरक्षित है और आप अपने कंफर्ट मुताबिक जो है इसे पहनने या ना पहनने का फैसला आप ले सकती हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित है कि हाँ पहनना है ना ही नहीं पहनना है। तो आपको जैसा लगता है, आपको जैसा कंफर्ट महसूस होता है, आप वैसा काम कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। और लेकिन एक सलाह के तौर पर यहाँ पर एक सलाह नोट लिखे हैं। ये सलाह क्या है, वो सलाह को थोड़ा सा आप मानने की कोशिश कीजिएगा। टाइट या अंडरवायर ब्रा के तार जो है, यहाँ पर एक उसमें तार पाई जाती है, जानते होंगे, आपके पास होगा तो मौजूद होगा तो आप देखते होंगे, उसमें तार पाई जाती है। और कभी कभी बाहर ये तार क्या होती है, कभी कभी बाहर आ जाता है, जो बेहद हो सकता है कि चुभ जाता है, और चुभता है तो बेहद दर्दनाक होता है। और ऐसे ब्रा का जो है तुरंत क्या करें, ऐसे ब्रा को तुरंत बदलना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आप उस ब्रा को आप रखे रहिए। यदि उसमें तार निकल चुकी है, यदि अंडरवायर ब्रा है आपके पास और उसमें क्या है कि तार कभी कभी जो है उसका बाहर हो जाता है, यदि तार बाहर हो चुका है तो हो सकता है कि वो जो है आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। खतरा क्या, तो हो सकता है कि वो आपको दर्दनाक दर्द महसूस कर सकता है, चुभेगा तो स्वाभाविक बात है कि दर्द महसूस होगा। या हो सकता है कि आपको नंबनेस हो सकती है। नंबनेस समझ रहे हैं क्या होती है, सुन्न है ना। कभी कभी होता है कि आप लगातार बैठे हुए हैं तो आपका पैर हाथ जो है चलता नहीं है, तो आप खड़ा होते होंगे तो खड़े नहीं हो पाते, तो वो नंबनेस है ना। उसको आप गांव घर के भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं है ना, उसको नंबनेस बोला जाता है। तो हो सकता है कि खराब फिट वाली ब्रा से जो है दर्द या नंबनेस हो सकते हैं ना। जैसे ही आप शरीर के मुताबिक जो है सही, यदि आपके साइज के मुताबिक आप नहीं पहनते हैं तो दर्द हो सकता है, बिल्कुल होगा, है ना। इसी वजह से जो है आप अपने साइज के अनुसार से, अपना जो भी आपका साइज होता है उसी अनुसार से आप पहनेंगे। तो यहाँ पर एक सलाह के अंतर्गत है कि आप टाइट और अंडर ब्रा के तार जो है कभी कभी बाहर आ जाते हैं और बेहद दर्दनाक हो सकता है, और ऐसे ब्रा को क्या करना चाहिए, तुरंत बदलना चाहिए, है ना। और खराब फिट वाली ब्रा से या दर्द हो सकता है, खराब फिट वाली ब्रा से दर्द हो सकता है, नंबनेस होने की संभावना बनी हुई रहती है ना। शून्य हो सकता है किसी भाग में, यदि आप लगातार टाइट पहने हुए हैं तो हो सकता है कि नस ज्यादा देर तक दबाया रहेगा तो क्या हो सकती है, वो वहां पर जो है शून्य हो सकती है ना, नंबनेस की संभावना बनी हुई रहती है। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर से जो है किसी भी तरह का से ये संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का यदि आप काम किए हैं तो ब्रेस्ट कैंसर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। ये जो जितनी भी भ्रांति थी तो ये भ्रांति भी आपको बता चुके हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे, आपको जैसा कंफर्ट महसूस करते हैं, है ना, रात में सोने वक्त में, ठीक है, या चलने के भी जैसा आप कंफर्ट महसूस कर सकते हैं वैसा आप जो है अपने मन से ब्रा पहन सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक सलाह के तौर पर बोल रहे हैं कि टाइट और क्या जो अंडरवायर जिसमें कि तार निकल जाता है वो नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो है कभी भी नुकसान आपको पहुंचा सकता है शरीर के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे। और चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जब इतना बातें की हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या परीक्षा में पूछा जाता है बार बार, एक दो लाइन के अंतर्गत जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं क्योंकि क्लास हो रही लंबी, तो यहाँ पर जल्दी बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, एक झलक देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत क्या है। तो ऑन्कोलॉजी क्या कहा जाता है, या स्टडी ऑफ कैंसर कहा जाता है ना। तो कैंसर के जो अध्ययन करते हैं इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। ये आप जानते होंगे और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। विश्व कैंसर दिवस बार बार पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। ये सब आपको फैक्ट आ रहा है किसके अंतर्गत, ये सभी जीएस के अंतर्गत आप फैक्ट आ रहा है, ठीक है। ये सभी आप सामाजिक जागरूकता खत्म हो गया, ये जीएस बन रहा है, जो जीएस बन रहा है उस पर बातचीत कर रहा है। तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाता है। वहीं पर राष्ट्रीय कैंसर दिवस यदि पूछे कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कितने तारीख को, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए कैंसर से कितना दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में आपको बिहार एसएससी में। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है कितने तारीख को, तो अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है 15 फरवरी को मनाया जाता है। कितने तारीख को, 15 फरवरी को। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस जो है कितने तारीख को मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। इतना दिवस तो आप लोगों के लिए बार बार पूछा जाता है ना। विश्व कैंसर दिवस बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय कैंसर दिवस बार बार पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पूछा जा चुका है 15 फरवरी को, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त को। और विश्व यहीं पर कैंसर से यह संबंधित है, ल्यूकेमिया है ना, ल्यूकेमिया दिवस जो है कितने तारीख को, ल्यूकेमिया दिवस 4 सितंबर को मनाता है। और ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। क्या है ल्यूकेमिया, ये रक्त कैंसर है, ठीक है। और आते हैं बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, शरीर का जो है, आप किसी भी प्रकार से किसी भी डॉक्टर को जाते होंगे, सर्दी खांसी से लेके किसी प्रकार की बीमारी जब जांच होती है तो एक जांच कराता है, डब्ल्यूबीसी का जांच होती है। बिल्कुल डब्ल्यूबीसी का जांच करवाया जाता है ना। क्यों जांच होती है डब्ल्यूबीसी का, हम डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी को जो है शरीर का खिड़की कहा जाता है। खिड़की से जो है, जैसे कि खिड़की साहब क्या करता है, किसी भी घर को अंदर में झांक सकते हैं कि घर में ऊपर ऊपर तो झांक सकते हैं ना, कि घर में क्या क्या एक तरह से फॉर्मेट है, कहाँ पर क्या है, टेबल है, कहाँ पर कुर्सी है, कहाँ पर खाने वाला व्यवस्था है, एक तरह से झांक सकते हैं, ऊपर तो ऊपर झांक सकते हैं। डब्ल्यूबीसी वही काम करती है ना। अब डब्ल्यूबीसी जब वही काम करती है तो डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी रेंज फॉर एन एडल्ट इज टाइपिकली, आपको लिखा हुआ है क्या, टाइपिकली आपको बिटवीन क्या
आपको 4000 से लेकर आपको 11000 सेल्स पर आपको माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या होती है कि जो आप WBC होती है, इसका जो एडल्ट में जो रेंज आपको देखने को मिलता है 4000 से 11000 कोशिका के बीच में देखने को मिलती है ना। सेल लिखा हुआ है 4000 से 11000 कोशिका के आपको पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड लिखा हुआ है, इसके बीच में आपको देखने को मिलती है। अब देखिए इसके बीच में जब होती है, अब यदि WBC बढ़ेगी तो क्या होगा, WBC कमेगी तो क्या होगा। WBC हम लोग जांच करेंगे WBC से, है ना। यदि इंक्रीज कर रहा है, हल्का सा इंक्रीज करा, हल्का सा बढ़ा है WBC, थोड़ा सा बढ़ गया है, 12000 13000 हो गया है, तो हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे कि आपको 12 13 14 चल जाए तो इन्फेक्शन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, आराम से बीमारी ठीक हो जाएगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना। डॉक्टर कोई छोटा सा दवाई लिखेगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, वो आसानी से ठीक हो जाएगा इन्फेक्शन। यदि किसी प्रकार का इंक्रीज हुआ है WBC तो इन्फेक्शन हुआ है। वेरी इंक्रीज, बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गया, WBC जो है शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गया है ना, तो बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है तो ये हो जाता है कैंसर। कौन सा कैंसर, ये है ल्यूकेमिया। अभी बात करिए ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया क्या है, एक प्रकार का रक्त कैंसर है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में WBC इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, क्या डिक्रीज सही है, डिक्रीज भी सही नहीं है। WBC ऊपर जाएगा वो भी खतरा है, WBC नीचे आएगा वो भी खतरा है। अब देखिए WBC यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना। WBC आपको यहाँ पर है WBC, ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीज WBC, अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है। यदि कमी हो रही है तो वायरल आपको इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन, और आसानी से कोई भी दवाई डॉक्टर लिखेगा आप आसानी से ठीक हो जाएंगे। डिक्रीज आपको WBC है तो वायरल इन्फेक्शन से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब है यहाँ पर ये खतरा है, दोनों खतरा है, ठीक है, वेरी वाला दोनों खतरा है। वेरी मच इंक्रीज हुआ तो ल्यूकेमिया हो गया, रक्त कैंसर हो गया, और वेरी मच इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज ना, वेरी मच क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज WBC यदि बहुत मात्रा में नीचे उतर जाती है, आप डिक्रीज हो जाती है क्या WBC, तो ये कौन सा बीमारी लेके आ जाता है, HIV लेके आ जाता है। यही तो खत्म कर देता है HIV, है ना। वायरस क्या कर देता है, टी कोशिका को ही समाप्त कर देता है, और टी रोग से लड़ने की क्षमता ही खत्म। तो रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगा तो WBC क्या हो जाएगा, उसका जनसंख्या लगातार कमता चल जाएगा, उस कोशिका ही लगातार कमता चल जाएगा। यहाँ पर वेरी मच डिक्रीज WBC क्या होता है, HIV का सूचक दे देता है। और डिक्रीज WBC जो है, सीधी सी बात है कि आपको थोड़ा सा डिक्रीज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, थोड़ा सा डिक्रीज कम ही कर सकते हैं, थोड़ा सा कमी हुआ है तो कोई बात नहीं है, वायरल इन्फेक्शन होगा। और बहुत ज्यादा मात्रा में डिक्रीज हुआ है तो ये खतरा पैदा कर देता है क्या, HIV के लिए। और बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ये खतरा पैदा कर देता है ल्यूकेमिया को, है ना। तो दोनों जो है ज्यादा खतरा वाला पैदा कर रहा है, दोनों बीमारी एक तरह से कह सकते हैं कि खतरनाक है। तो WBC को इसलिए शरीर का क्या बोला जाता है, खिड़की बोला जाता है। समझते होंगे बात को, समझ रहे होंगे बात को, मेरी बात को समझ रहे होंगे। और सभी का यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पर और लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। क्या समय ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं है, जल्दी से हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ कुछ और बातें कर लेते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। यहाँ पर हेमेटोलॉजिक, है ना, हेमेटोलॉजिक कैंसर है, क्या है, कैंसर के बारे में बात कर रहे थे, सभी कैंसर संबंधित है। तो हेमेटोलॉजिक आपको कैंसर, तो हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है, रक्त से, तो ये रक्त कैंसर इसको भी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, रक्त कैंसर कहता है। मल्टीपल क्या है, माइलोमा, माइलोमा है, ठीक है। मल्टीपल क्या है आपको, माइलोमा। और मल्टीपल माइलोमा जो है कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, ये प्लाज्मा कोशिका, ठीक है। ये जो है कैंसर ग्रस्त प्लाज्मा कोशिका अस्थि मज्जा में जमा हो जाती है। मल्टीपल माइलोमा में क्या होती है, मल्टीपल माइलोमा ये किससे संबंधित है, ये प्लाज्मा कोशिका अस्थि मज्जा में जो होती है यहाँ से संबंधित है, ठीक है। अस्थि मज्जा में होने वाली कैंसर उसको बोला जाता है, आप क्या बोला जाता है, मल्टीपल माइलोमा बोला जाता है। आते हैं सार्कोमा पर। सार्कोमा क्या होती है, सार्कोमा जो है, ये सब नाम बार बार आपको आएगा। सार्कोमा क्या होती है, तो सार्कोमा एक दुर्लभ प्रकार का ये कैंसर ट्यूमर है जो हड्डियों और संयोजी उत्तक जैसे कि वसा, मांसपेशी, रक्त वाहिका, तंत्रिका और हड्डी वो जोड़ों के आसपास जो है उत्तक में विकसित होते हैं। तो ये खास करके कहां पर होती है, तो ये हड्डी, है ना, हड्डियों और संयोजी उत्तक के बीच में होती है। और इस कैंसर को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के कैंसर को सार्कोमा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं यहाँ पर क्या है, मेलेनोमा। अब यहाँ पर क्या है, माइलोमा, यहाँ पर क्या है, मेलेनोमा। दोनों में अंतर क्या है, मेलेनोमा क्या है, मेलेनोमा एक प्रकार का ये त्वचा कैंसर है, जबकि माइलोमा क्या है, ये कैंसर प्लाज्मा कोशिका अस्थि मज्जा में जो जमा होती है उसको कहते हैं। जबकि मेलेनोमा क्या है, मेलेनोमा आपको जो देखने को मिल रहा है एक प्रकार की ये क्या है, त्वचा संबंधित। मेलेनिन जानते हो कि मेलेनिन जो प्रदान करती है, कलर प्रदान करती है, त्वचा का रंग प्रदान करती है। मेलेनिन ज्यादा होता है तो मेलेनिन पिगमेंट की वजह से, यदि ज्यादा होता है तो काला रंग होता है। यदि मेलेनिन शरीर में कम बन रही है तो क्या होती है, तो गोरा व्यक्ति होता है। तो मेलेनिन जो है शरीर को जो है रंग प्रदान करता है। और यहीं पर ये संबंधित है यहाँ पर क्या है, मेलेनोमा। और मेलेनोमा क्या होती है, त्वचा कैंसर, और जो त्वचा कोशिकाओं में विकसित होता है, जो त्वचा के रंग देने वाली पिगमेंट से संबंधित ये बनती है, ठीक है।
ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हम अंतिम में एक बातें बोलेंगे। क्या बात बोलेंगे बताइए, क्या बात बोलेंगे? यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं ये बातें क्या है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, इसे नजरअंदाज नहीं, प्राथमिकता दें। और आपके लिए है क्या, यह जानकारी केवल जागरूकता के लिए है, किसी प्रकार का बदलाव दिखे तो तुरंत क्या करें, डॉक्टर से परामर्श लेंगे, है ना। तो अंत में ये बातें कह के जो है हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का कहीं पर भी बदलाव दिखता है, ये जानकारी के लिए है, डरना नहीं है। किसी प्रकार से कुछ होता है तो डरना नहीं है, ठीक है। खासकर लड़कियों से बात कर रहे हैं। और अपने शरीर को जो है बार बार जांच करने की आवश्यकता है। और जब भी किसी प्रकार का कुछ भी लगे कि शरीर में कुछ एक तरह से जो शरीर की संरचना है उसमें किसी प्रकार का बदलाव दिख रहा है, तो तुरंत क्या करेंगे, डॉक्टर से परामर्श लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम रखेंगे। ये जो क्लास थी आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये क्लास थी, और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये क्लास आपको कैसी लगी, कहाँ और क्या खामियां लगी, या हो सकता है कि आपको अच्छी लगी, जो भी आप बातें कहना चाहते हैं बिल्कुल आप तहे दिल से आपका स्वागत है, सभी बातें आप कह सकते हैं, है ना। सीधी थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि कमेंट जो है गलत कमेंट ना करेंगे, है ना, अभद्र टिप्पणी ना करेंगे, आपसे ये रिक्वेस्ट है। और हम मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।